अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज जुम्मतुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन है, जुम्मतुल विदा है और कल ईद है। तय है लग रहा है, सही है, बिल्कुल लग क्या रहा है भाई, कुछ भी हो, देखें कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा तो नहीं होगा ना। देखिए इलेक्शन डिले हो सकते हैं, ईद डिले नहीं हो सकती। शिफा, ईद कैसे डिले होगी? मुझे इधर हर चीज की एक्सपेक्टेशन लगाए रख, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, बिल्कुल नहीं। लेकिन ईद है, ईद तो जाहिर है, और या तो 29 रोजे होंगे या 30 होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि राना सनाउल्लाह साहब कहें कि 14 जून को भी इलेक्शन हो सकते हैं और 14 अक्टूबर को भी हो सकती है, 14 जून को भी ईद हो सकती है। ऐसा तो नहीं होगा। ये मामला चांद वाला है, वो एक दिन का होता है सारा मामला, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इसमें। ना कोई सुप्रीम कोर्ट, इस दफा स्टार्ट आगाज भी बड़ा मामलात जो थे, आगाज तो हो गया, अल्लाह ने बड़ी खैर से आगाज किया, लेकिन मामलात उसके भी जरा ऊपर नीचे लोगों को लगे हैं। लोगों ने कहा है कि भाई ये जो चांद है ये कोई यकम नहीं, फिर बाद में अगले दिन जब लोगों ने चांद देखा तो ठीक था, वो सही। और जो है उस पे एतबार कर लें। देखिए आपका काम नहीं है, अल्लाह ताला ने जिस दिन हुकूमत कहे इलेक्शन करा बस कर दो, ठीक है। हुकूमत कहे कि कल से रोजा है, आप रोजा रख लें। अल्लाह ने उनसे पूछना है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, जो उस ओहदे पर बैठे हैं, जो प्रोसेस का हिस्सा है। आम आवाम से अल्लाह मियां ने नहीं पूछना कि भाई तुम्हें हुकूमत ने कहा था तो तुमने रोजे से वो क्यों नहीं किया, तुमने रोजा क्यों रखा उस दिन जिस दिन अभी यकम रमजान नहीं थी। ये सवाल ओहदेदारान से होगा, हमारा इसमें लेना देना है। उनकी जिम्मेदारी है, वो उस मनसब पर बैठे हैं, उस फराइज मनसबी को वो सर अंजाम दे रहे हैं, तो वो सारा मामला उन्हीं। लेकिन फिर भी ये लेक्चर गोज ऑल इन वेन, क्योंकि अगले साल फिर हमारे खास तौर पे जो लोग हैं, हमारे लोग तो फिर पेशावर इधर उधर सारा जो मामला होता है तो मेरे लोग हैं वो बड़े करीबी मेरे, लेकिन मामला ऐसे है उनके, है क्या हो सकता है ना वो समझते हैं और ना दूसरी साइड का बंदा समझता है। तो पेशावर वाले ये क्यों नहीं करते वो कि भाई हम इलेक्शन एक दिन पहले अनाउंस कर रहे हैं? वो तो अब दुनियावी मामला है ना, ये तो रोजे का है, रोजे पे तो बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज होता नहीं है वैसे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। बहरहाल आपको एडवांस में ईद मुबारक कर दूं मैं। हाँ, कल तो करूंगा ही मैं, ठीक है, करेंगे आप, लेकिन वैसे भी हमारे जितने भी नाजरीन हैं उनको हम बता दें कि हमारा जो ईद का प्रोग्राम है वो भी नशर होगा ईद के पहले दिन, दूसरे दिन। और तमाम लोगों को वो जो एडवांस की मुबारकबाद है वो भी दे देते हैं। मेहंदियां लग जाती हैं, आज का चांद बिल्कुल जो है वो चांद रात की मुबारक हो आपको। चांद रात की तो ईदी वीदी नहीं होती कोई, जो होती है आपने कौन सी, क्यों कल देनी है मुझे? अल्लाह ना करे कि मैं ईदियाँ दूं, मैं तो ईदी लेने वालों में शामिल हूँ भाई। अब तो आप बड़े हो गए हैं। हाँ, तो फिर भी ईदी लेना चाहिए इंसान को, सबसे लेना चाहिए। और इस कौम को ईद के बाद देखते हैं क्या तोहफा मिलता है। ईद के बाद बड़े बड़े तोहफे हैं जी। ईद का बस 2-3 दिन ही है जिसमें कि सुकून होगा शायद, उसमें भी टेंशन लेस तो हो नहीं सकते। हाँ। बहुत सारे लोग वो टेंशन में ही डूबे हुए होंगे, लेकिन अल्लाह ताला सबकी ये ईद जो है वो सबको मुबारक करे, हमारे मुल्क के लिए खैर और बरकत आए इस ईद में भी और इस ईद के बाद भी। आज का दिन भी बड़ी अहमियत का हामिल है, उस पर बात करते हैं। वो जो कल जो लोगों ने मुबारकबादें देनी है एक दूसरे को, तो हमने चूंकि अपना पूरा रमज़ान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं के साथ गुजारा, और वो बहुत सारी दुआएं हमने सीखी। और हमारी दुआ ये है कि हम आने वाले दिनों में भी उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते रहें। और अब जो ईद मिलने का एक तरीका था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जब सहाबा कराम एक दूसरे से ईद मिलते थे तो वो एक ख़ास दुआ एक दूसरे को दिया। हम तो वो कहते हैं ना, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक जी, ये बस खैर मुबारक, ये है हमारा तरीक़ाकार। अब वो सहाबा कराम जो है वो जब मिलते थे एक दूसरे से, तो उस वक्त वो एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद और वो किस दुआ की सूरत में देते थे, पहले वो देख लेते हैं और फिर आते हैं दोबारा से आपसे बात करेंगे हम। वो जो आज का ख़ास दिन है उस पर रिवाज करते हैं, तो आइए वो देख लेते हैं। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिन्क। अल्लाह ताला हमारे और आपके तमाम अमाल कबूल फरमाए जी। तो ये है दुआ करने का एक तरीका, मिलने का तरीका, अपने मोहब्बत के इजहार का तरीका, कि अल्लाह ताला हमारे तमाम अमाल कबूल फरमाए। छोटी सी दुआ, लेकिन देखें कितनी माने खेज। और ज़ाहिर है जो रमज़ानुल मुबारक में हमने तमाम अमाल किए हैं वो टूटे फूटे ही सही, और इबादतें ऐसे ही बिल्कुल। ये बात तो है यकीनन कि हमारी इबादतों में क्या असर और हमारे सजदों में क्या असर
वो तो बस ऐसे ही बस गुजारे के लिए हम करते हैं। देखिए हमारी तरफ से तो गुजारे के लिए होता है, लेकिन जो हस्ती देने वाली है, जो पाक ज़ात ऊपर देख रही है, हमें उम्मीद हमेशा होती है, उम्मीद हमेशा कायम रहनी चाहिए। और ये जहन में रखिएगा कि वो 70 माहों से ज्यादा जब मोहब्बत का दावा करता है तो फिर वो दावा ऐसे ही नहीं है, दुनिया में हर चीज पे कादिर वो है। और बस ये कि हम अपनी हरकतें सही करें, बिल्कुल ये भी ना हो कि सारा मतलब सारी डिपेंडेंसी ऊपर वाले पे तो है, लेकिन ऊपर वाले ने कहा है अमाल को बेहतर करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अमाल को बेहतर करो। तो बुनियादी तौर पर ये चीज़ है, अल्लाह ताला हम सबके जो अमाल हमने रमज़ान मुबारक में किए हैं उन्हें वो कबूल फरमाए। अब आ जाते हैं आज के अहम दिन की तरफ। बताइए। बिल्कुल जी, आज का बड़ा अहम दिन। और पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान के बनने में बड़ी बड़ी ऐसी शख्सियात हमें मिलेंगी कि उनकी भी अगर आप ज़िंदगी के बारे में पढ़ें और वो कौन लोग थे उनके बारे में ज़रा जानने की कोशिश करें तो वो भी आपको बड़ा हैरान कर देता है। और उन अहम शख्सियात में कायद आज़म से जो बड़ा लगाव रखने वाले और कायद आज़म भी जिनकी सबसे ज़्यादा शायद रिस्पेक्ट करते थे, वो आज के दिन की उनके साथ बड़ी निस्बत है। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, मुफक्किर पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। 9 नवंबर 1877 को वो पैदा हुए थे और 21 अप्रैल 1938 को उन्होंने वफ़ात पाई थी। तो आज 21 अप्रैल है तो अल्लामा इकबाल का यौम वफ़ात भी है, तो हमने सोचा कि अल्लामा इकबाल के हवाले से भी कुछ बात करें। और वैसे भी वो ज़ाहिर पाकिस्तान की जो निस्बत, जो ख्वाब, जो इलाहाबाद का जो खुतबा उनका, और अल्लामा सियासत, वेलफेयर स्टेट, ये सारी चीज़ें आजकल डिस्कशन में बहुत ज़्यादा हैं। हर तरफ सियासत हो रही है ना, तो वो भी थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे कि किस किस्म की सियासत थी जो वो चाहते थे कि इस मुल्क में, और अब क्या हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तो अल्लामा इकबाल का एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वो भी था कि जब कायद आज़म विलायत चले गए थे और फिर अल्लामा इकबाल ने उन्हें माइल किया, दोबारा से वापस आमादा किया कि वो वापस आए, और फिर जो तहरीक चली है तो फिर उसके बाद दुनिया ने देखा कि कैसे एक खित्ता अपने लिए मुसलमानों ने बनाया, एक वतन बनाया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर वो वकील तो वो थे ही, वो भी लिंकन इन जो आप जिक्र करती हैं अक्सर, वो कायद आज़म साहब की वजह से लिंकन जिन जो है वो पॉपुलर है। लेकिन इकबाल जो है वो भी वहीं इकबाल साहब भी वहीं पर। अच्छा, ज्यादातर लोगों को ये कम पता है कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी जो है वो भी लिंकन जिन से वकालत की अपना है, बार वगैरह उन्होंने किया। तो ये लोगों को, बड़ी कम लोगों को ये बात मालूम है, दोनों ने वहीं से किया जी। अच्छा, एक चीज़ ये भी कि हमने उन्हें शायर मशरिक तो कहा है, ठीक है। शायर मशरिक का मतलब ये कि वो जो पूरा जो मशरिकी खित्ता है, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, सारा जो मामला है, ये सारे भी इस्तान वाले जितने ममालिक हैं आजकल, सेंट्रल एशियन स्टेट हो गई, ये सब इकबाल के गर्विदा हैं, सब इकबाल को पढ़ते जानते मानते हैं, ईरान वगैरह सब। बिल्कुल। और फिर उसमें एक और चीज़ जो उनकी पर्सनैलिटी में और उनको और ज़्यादा वाइड होराइजन पे पेश करती है दुनिया के आगे, वो है फ़ारसी जी। उर्दू में तो उनकी मतलब शायरी और उनका लिखना था ही, लेकिन फिर जो फ़ारसी की तरफ वो गए, उनको ये था कि भाई फ़ारसी उर्दू बड़ा एक लिमिटेड है एक्सप्रेशन जो मुझे मिलता है, मैं अपने एक्सप्रेशन को और वाइड करना चाहता हूँ, फैलाना चाहता हूँ। जानते भी थे, पढ़ते और फारसी की तरफ वो माइल हुए, फारसी की तरफ वो गए, और उन्होंने जो फारसी में शायरी की उसकी तो फिर क्या ही बात है, वो तो फिर बहुत ही डीप थी। जो तो अगर हम पढ़ना ही शुरू कर दें कि हम ये देखें कि जी बांगे दरा पढ़ लें, बाले जिब्रील पढ़ लें, या इकबाल के जितने भी काम हैं वो ज़रा पढ़ें और उनके मतलब को जानें, समझें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि क्यों अल्लामा इकबाल को उर्दू के जो बड़े तरीन शौरा हैं उनमें शामिल किया जाता है। और फिर शायर के साथ साथ वो फ़लसफ़ी भी थे, जो एक थॉट प्रोसेस था उनका, जो PhD था, जो इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट, वो जो उनके खुतबात हैं वो पढ़ें तो पता चलता है वो कितनी ज़बरदस्त उनकी जो है वो गिरफ्त थी मुख्तलिफ मामलात पर, और थोड़े से भी डगमगाते नहीं थे अपने आइडियाज़ को लेके। हालांकि बाहर से पढ़े हुए, मतलब लिंकन जिन हो गया, आगे उनका PhD थीसिस, बाहर के ममालिक में कहाँ रहे, कितने मतलब दोस्त अहबाब बने होंगे, कितने लोगों से मुलाकातें हुई होंगी, लेकिन उनकी थॉट प्रोसेस से जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है उससे इन्फ्लुएंस नहीं हुए, उसको समझा ज़रूर, उसको जाना ज़रूर, और फिर अपना जो मशरिकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो मशरिकी सोच है, थॉट प्रोसेस है, उस पे किस तरह से वो जमे रहे और उसकी रीजनिंग कैसे थी, वो उनकी शायरी में और उनकी किताबों में हमें मिलती है। फिर बड़े बड़े लोगों ने अल्लामा इकबाल से इन्फ्लुएंस लिया। एक तो जैसे हम बात कर रहे थे कि कायद आज़म पर उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस था, उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जो कि बड़े स्कॉलर्स हैं और अल्लामा इकबाल को उन्होंने पढ़ा, समझा और अल्लामा इकबाल से उन्होंने इंस्पिरेशन ली।
जी, मोहम्मद असद साहब का नाम आता है, बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर गुजरे हैं दुनिया के। फिर उसके अलावा मदूदी साहब का नाम आता है कि बहुत उन्होंने जो है वो अल्लामा इकबाल से इन्फ्लुएंस लिया। फिर उसके अलावा ईरान में अगर बात करें तो अली शरीयती साहब का नाम आता है, बहुत ज़बरदस्त वहाँ के वो स्कॉलर और बड़ा कमाल उन्होंने लिखा है। अल्लामा इकबाल का इन्फ्लुएंस उन पर भी था। इमरान खान साहब अक्सर अल्लामा इकबाल को कोट करते रहते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे हमारे लीडरान हैं जो कि कोट करते हैं अल्लामा इकबाल को। फिर उसके अलावा दरअसल वो हमारी गलतियां ये होती हैं कि हम आगे पीछे निकल जाते हैं ना। हम अपने आबाओ अजदाद को पहले जाने, पहले समझें, अपनी रूट से कनेक्ट हो जाएं, उनको समझ जाएं, फिर आगे निकलें, आगे का रुख करें, आगे की तालीम और खुशवंत सिंह ने अल्लामा इकबाल के बारे में क्या लिखा है, डॉक्टर एन मैरी शिमिल जिन्होंने जो है वो काम किया अल्लामा इकबाल के ऊपर। तो बड़ा ज़बरदस्त काम है अल्लामा इकबाल का। और अल्लामा इकबाल के काम से कितने लोग हमने छोड़ दिया अक्सर उनको, हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने पढ़ना छोड़ दिया। हमारा मसला ये है कि हमने अल्लामा इकबाल को पढ़ना छोड़ दिया है और अल्लामा इकबाल की बस हमने वो बच्चा और गुलहरी और तोता और मैना और ऊंट और बकरी और इस तरह के जो है जुगनू और वाला, उनमें भी मैसेजेस बहुत हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल का जो पैगाम है, असल पैगाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पैगाम है वो। बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने एक एक अपने शेर में मुसलमानों को जगाने के लिए जो काम किया है। फिर जो फलाही रियासत का तस्वर उनके जहन में था, उसी बात पे इमरान खान साहब भी बात करते हैं और वही बात पीछे लिंक होती है रियासत मदीना से। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। इसको हमने सियासत में उलझा के इनको बड़ा ही एक तरह से ऐसे बना दिया है कि मायूब हो गई है ये बात करनी। हालांकि ये चीज़ें बहुत गहराई की हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। फ़हारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। और कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और इकबाल का एक और जो है वो मैं सुनाना चाहूँगा कि जो अल्लामा इकबाल ने जिस तरीके से जब हालत देखी ना कि भाई मुसलमानों की हालत है क्या, सूरत हाल इतनी अजीब सी हो गई है, तो उस पर उन्होंने क्या कहा था कि शिराज़ा हुआ मिल्लत मरहूम का अबतर, शिराज़ा हुआ मिल्लत मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। अब ये जो बात कर रहे हैं वो ज़रा सुनिएगा। अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए, वो लज्जत आशोब नहीं बहरे अरब में, पोशीदा जो है मुझ में वो तूफ़ान किधर जाए। अब इकबाल की तो तबीयत में एक तूफ़ान था, मुसलमानों को वो एक बुलंद मुकाम पर देखना चाहते थे। अब वो तूफ़ान किधर जाए, हर चंद है बेकाफिला और राहला और ज़ाद, इसको है बयाबा से खुदा खां किधर जाए। और आखिर में कहते हैं कि इस राज को अब फाश कर ए रूह मोहम्मद, इस राज को अब फाश कर ए रूह मोहम्मद, आयात इलाही का निगहबान किधर जाए। तो अल्लामा इकबाल की शायरी वो है कि जिसको पढ़कर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखना भी चाहिए। इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे आगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ओके जी, वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और अक्सर मुझे ताना मिलता है कि मैं साइंस से दूर हो गया हूँ। साइंस से दूर हो गए आप, साइंस से बस जरा आपका नाता जरा हल्का सा कमजोर हो गया। ऐसा क्यों आपने महसूस किया? ये मुझे बस साइंसी खबरें नहीं ला रहे, खास तौर पे गैलेक्सीज और आसमानों से, और वो तो बातें बिल्कुल ही आपकी यहाँ मतलब छूट ही गई हैं। मैं जमीन के मामलात में इस कदर खो गया हूँ कि मैं आसमानों की तरफ वो खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। अल्लामा इकबाल भाई आज अल्लामा साहब है। बिल्कुल। अच्छा, मैं साइंसी कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, मैंने कहा चले आपसे जरा शेयर करें कि इंसानी जिस्म जो है उसको अगर आप एनालाइज करें तो ये एक ऐसा अजूबा है और अल्लाह ताला ने इसको इस कदर ज़बरदस्त इसको तख्लीक किया है कि साइंस जो है वो इसके भेद आज भी खोल रही है। इंसानी जिस्म से मुताल्लिक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि ज़रा आपको बताया जाए। अच्छा, अब सुनिएगा, सुनिए ज़रा और इम्प्लीमेंट करके भी देखिएगा, ठीक है। जब आप किसी शय को छूते हैं तो हमारी जो जिल्द है उससे दिमाग की तरफ जाने वाले जो सिग्नल्स हैं उनकी रफ्तार होती है 124 मील फी घंटा। हाथ लगाएं इसको, 124 मील फी घंटा से आपके उंगली से ये चीज़ सख्त है, दिमाग तक जो है वो सिग्नल गया है इतनी तेजी से। अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल। अब 120 माइल्स पर आवर गाड़ी आप जा रहे थे 120 पे, बिल्कुल हाईवे पर
स्पीड होती है। हाँ, और हल्की सी एक्सीडेंट हो जाए ना तो वो एक्सीडेंट जो है वो या बॉडी में भी हो सकता है, हल्का सा एक आधा नर्व खराब हुआ या खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हुई तो बस ये मैसेजिंग का निजाम बैठ गया। अच्छा, इंसानी जिस्म में 2.5 खरब सुर्ख खलिए जो रेड ब्लड सेल्स जो है वो मौजूद है और ये मरते भी रहते हैं और पैदा भी होते हैं। बिल्कुल। बोन मैरो की अगर बात करें, 1 सेकंड में 2.5 लाख नए खलिए बनाती रहती है बोन मैरो, जो 120 दिन तक होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स ठीक है। अच्छा, छींक से पैदा होने वाली जो हवा है उसकी रफ्तार है 166 किलोमीटर फी घंटा। ये हम छींक को जो हल्का ले रहे होते हैं। खांसी की रफ्तार क्या है? 100 किलोमीटर फी घंटा। और अगर आप किसी भी इंसान की बात करें, अपनी जिंदगी में सांस के जरिए तकरीबन 20 किलोग्राम से जायद धूल इंसान जो है वो ले लेता है अपने अंदर। अच्छा, जी, सांस के थ्रू पूरा मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि सिर्फ जरा किसी दिन वो बायोलॉजी देखें, किसी दिन जानवरों की या इंसानों की डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक पर जो आते रहते हैं ना, वो देखें और आप पता चलेगा हो जाएंगे कि क्या क्या अल्लाह ताला ने बनाया है और कितनी ज़बरदस्त तख्लीक की है। और फिर हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये सेलफोन जो है ये खुद नहीं बन सकता, मगर ये जिस्म ये खुद बन सकता है, खुद धमाका हो गया, खुद बन गया। अल्लाह ताला का तो कोई इसमें काम ही नहीं है, ऐसी बातें करते हैं लोग। चलिए खैर, वो तो लोग जो भी बातें करते हैं उनको अकल आए, अल्लाह करे हिदायत आए। अच्छा बताएं आप कुछ बताएं, आगे चलें जी। सूडान की तरफ, सूडान के हालात हम जानते हैं कि कुछ अजीब से ही हालात चल रहे हैं वहाँ पर। जो 2 गिरोह हैं उसमें लड़ाई चल रही है और एक मुल्क में जब 2 ताकतें मौजूद हों तो फिर जल्द या बदेर उनके दरमियान इक़्तिदार की जंग लाज़मी शुरू हो ही जाती है और यही हो रहा है आजकल सूडान में। 2021 में सूडानी सदर जो थे उमर अल बशीर, उनके खिलाफ फौजी बगावत हुई थी, जिसके बाद से मुल्क का निज़ाम जनरल्स की काउंसिल चला रही थी और उनमें से एक जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान है जो कि आर्मी चीफ है, लेकिन अमलन वो मुल्क के सदर भी हैं। और दूसरे जनरल जो है उनका नाम है जी मोहम्मद हमदान दगालवान, वो उनके नायब हैं और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो है RSF, उसके वो लीडर हैं। अब RSF जो है वो एक ताकतवर फोर्स है, उस पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात भी हैं और दोनों जनरल्स के दरमियान मुल्की मामलात पर इख्तलाफात शुरू हुए और उसके बाद RSF के दस्ते मुल्क भर में फैल गए और फ़ौज ने उसे अपने लिए फिर ख़तरा समझा, मैदान में आ गई। उसके बाद दोनों में शदीद लड़ाई छिड़ गई, यानी कि जो एक सदर और फौज का चीफ और एक उसका नायब, अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में जाहिर है नुकसान किसका होता है? हाथियों की लड़ाई में चूंटियों का नुकसान होता है, तो आम आदमी जो है वो पिस रहा है और 100 से ज़ायद लोग हलाक हो चुके हैं और कई लोग ज़ख्मी हैं, पाकिस्तानी भी वहाँ पर जो थे कुछ। बड़ा ही एक अजीब सूरत हाल थी। बैकग्राउंड इसका जो था, मैंने सोचा कि बता दूँ कि भाई ये बैकग्राउंड है कि ये 2 सबसे टॉप पर जो लोग थे वो आपस में लड़ रहे हैं, चपकलिश और आपस में लड़ पड़े हैं। बिल्कुल, क्या ज़रूरत क्या है यार, छोड़ो। मतलब आप देख रहे हैं कि नुकसान आवाम का हो रहा है और बस, लेकिन लड़ना है, हम अपने आप को आपने सही साबित करना है और दूसरे को कुचल देना है। बिल्कुल, और उसमें फिर जाहिर है चूंडियां मारी जाती हैं। हाँ। अच्छा, अब इंसान के जिस्म पे मैं दोबारा आऊँगी, ज़रा एक और तहकीक तो नहीं है लेकिन तहकीक से जुड़ा हुआ एक मामला है। इंसान अपने जिस्म के किसी हिस्से के मुतालिक, मतलब ऐसा ज़रूर होता है कि कोई ना कोई चीज़ आपको अपने अंदर अच्छी नहीं लग रही होती। हाँ। आप एहसास कमतरी में होते हैं, कुछ लोग कहते हैं मेरी नाक ज़रा अजीब सी है, काश अगर ये सीधी होती। कुछ लोग कहते हैं ज़रा नीचे की तरफ है, ज़रा ऊंची है। हाँ। कुछ लोग कहते हैं यार मेरी जो आंखें हैं वो बहुत ज़रा छोटी छोटी सी हैं। हर किसी ना किसी हिस्से से आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो अब हुआ ये है कि इस एहसास से पीछा छुड़ाना मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन साइंस इसमें हमारी मदद करती है। अब इसकी वजह से बहुत से इंसान अजीब और गरीब हरकतें भी करने लग जाते हैं। नाक का ऑपरेशन करा रहे हैं, बहुत सारा, मतलब होंठ पतले हैं तो मोटा करा रहे हैं, वगैरह वगैरह। अमेरिका के एक 41 साल शख्स मिस्टर गिब्सन है, उनकी कहानी भी कुछ इसी किस्म की है। और मिस्टर गिब्सन की कहानी मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगी कि उनका कद जो है वो 5 फीट 5 इंच का था और कद में वो छोटे थे और इसकी वजह से वो एहसास कमतरी के शदीद शिकार थे। अपना कद बढ़ाने के लिए उन्होंने सर्जरी कराई, उस सर्जरी का सहारा उन्होंने लिया और सिर्फ 5 इंच के इजाफे पर उसने $1,70,000 जो हैं, यानी पाकिस्तानी उसमें अगर हम देखें तो 1,35,00,000 रुपए खर्च कर दिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, फिर मिस्टर गिब्सन ने, और अपनी टांगे जो है वो लंबी करने के लिए 2 इंतहाई तकलीफ सर्जरीज जो हैं उन्होंने कराई हैं। पहली सर्जरी 2016 में उनकी हुई थी जिससे उनकी टांगे 3 इंच लंबी हो गई थी, फिर भी वो मुतमईन नहीं हुए, तसल्ली उनको नहीं हुई। फिर दूसरी सर्जरी उन्होंने कराई जिससे कि उनके कद में मजीद 2 इंच का इजाफा हुआ, तो ये टोटल इंक्रीज इन द हाइट है अराउंड 5 इंचेस। बिल्कुल, तो डॉक्टर ने भी मना नहीं किया इनको कि भाई क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने अपनी फीस खरी की
डॉक्टर क्यों मना करेगा? देखें, इसका मतलब मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी जिस्म में कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही, किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, उसको इग्नोर करें। अपनी ज़ात को और अपने इल्म को ऐसा बनाएं कि लोग नोटिसेबल हो जाए। ठीक है, नोटिसेबल सिर्फ इल्म की बुनियाद पर हो, अपनी क्वालिटी की, अपने खुश अखलाकी की बुनियाद पर नोटिसेबल हो। और मेरा जुमला व अक़वाले ज़रनी लिख लीजिएगा मेरी बायोग्राफी में जब भी हो कि मैं चूँकि अपने सर के बालों के हवाले से बात करता हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ कि ये अहम नहीं है अच्छा। कि आपके सर के ऊपर क्या है, अहम यह है कि आपके सर के अंदर क्या है, उस पर तवज्जो दीजिए। ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब आपकी मुलाकात एक ऐसी ख़ास शख्सियत से करवाते हैं कि जिन्हें एक बड़ी सादत हासिल हुई है, और ये सादत है अपने हाथ से कुरान करीम को लिखने की। बिल्कुल। अब ये सादत उन्हें कैसे हासिल हुई, इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या था, कैसे उन्होंने ये लिखा, कैसे मुकम्मल किया। हमारे साथ मौजूद हैं पीर इम्तियाज़ हैदर नूरानी मुजद्दिदी साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। वालेकुम जी, कैसे हैं आप वैसे यार जी? जनाब बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को आप ज़रा अपने इस अजीम प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि जिसमें आपने कुरान करीम का ये नुस्खा अपने हाथ से लिखा। हाँ, वैसे यार जी आपको पता है कि शफा बहन जी भी बैठी हुई हैं कि जो नेकी होती है बुजुर्गान दीन के तो फैली होती है। तो मेरे जद्द अमजद वक्त के गौसे आज़म भी हैं, हज़रत अलहा सैयद ताहिर सनैन असद सैनी शाह सरकार दीन के बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने मुझे इस तरह मोटिवेट किया था कि हम जो है ना बैसियत ममलकत पाकिस्तान के शहरी होने से नाते से हम इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन कुरान लिखने के मामले में और बड़े नुस्खे आलमी नुस्खे लिखने के मामले में हमारा जो है ना वो इतना हिस्सा नहीं है। तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है काम शुरू किया। पहले मैंने एक कुरान शरीफ लिखा था जो कि 1040 मीटर लंबा था और 27 इंच चौड़ाई में, और एक तर्जमे के बगैर मैंने कुरान पाक लिखा था जो कि 51 फुट लंबा उसका पेज था और 8.5 फुट वो खुल के हो जाता, 10 सफ़ात पर मुश्तमिल। उसको फिर डीसी और कमिश्नर फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम में ओपन किया था और हमारे 92 न्यूज़ ने इसको अल्हम्दुलिल्लाह कवर भी किया था। और उसके बाद फिर ये उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें तर्जमे के साथ जो है ना एक बड़ा रंगीन जो है वो कलमी नुस्खा लिख के दें, क्योंकि तर्जमे के साथ दुनिया के अंदर कोई भी हाथ से लिखा हुआ बड़े साइज़ के अंदर उसका मौजूद नहीं है, तो ये पाकिस्तान का हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस पर काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये 41 फुट लेंथ में और 53 इंच चौड़ाई में 31 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है 2 जिल्दों के अंदर हमने ये आलमी नुस्खा जो है मरतब करके पाकिस्तान इस्लाम की अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपने डेजे तलब फरमाई थी, उनको खराज अक़ीदत पेश किया। जी माशाअल्लाह। अब इसको लिखने में कितना अरसा लगा आपको? हाँ शफा और वैसे यार जी ऐसा है कि इसमें 1.25 साल इसको तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह लग गया है। इसको शुरू किया था 13 रजब को। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजह करीम आपनात के कुरान है और आप 300 से ज़्यादा आयत मुबारक आपकी शान में है। आप सल्लम फरमाया अली मुझ में से है, मैं अली में से हूँ, अली मेरे भेद और इल्म का ख़जाना है। अली मौला जानते हैं कि दुनिया में क्या होना है और कैसे होना है, किसकी हुकूमत आनी है, किसने वो हमको तंग करना है और किसने जाना है। तो ये सारे मामला जो हैं फिर 13 रजब को हमने शुरू किया। एक रमज़ान शरीफ दरमियान में आया और दूसरे रमज़ान शरीफ को जो इससे पिछला रमज़ान है उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको वाइंड अप किया और 27वीं रात थी और लैलतुल क़द्र की रात थी। तो फिर उसमें मैंने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ख़ास तौर पर ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं और फिर लोगों के घरों में जाते हैं, मोमिनीन के मसाजिद में जाते हैं, फिर जिसने जो नेकी की होती है उस हिसाब से उसको नाम देते हैं। तो मेरे जहन में था कि हम पहले फंसे हुए हैं, ऊपर से जो अल्हम्दुलिल्लाह हम पे आके बैठ जाते हैं, वो मज़ीद फंसा देते हैं। तो हम आका मौला के ज़हूर जो है अर्ज़ करते हैं हमारी इनसे क्राइसिस से जान छूट जाए। तो फिर ये मैंने 27वीं रात को आप सल्लम को जो है ये तोहफ़तन पेश किया था नुस्खा, कि ये नुस्खा हमारे पाकिस्तानियों की तरफ से, मेजोरिटी की तरफ से, हमारे वैसी आर जी की तरफ से, शफा बहन जी की तरफ से, तमाम स्टाफ की तरफ से, तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से इसको जो है अफवाज की तरफ से कबूल फरमाएं और कबूल फरमा के हम बसीयत कौम जो है हमें जो है एक हाँ बिल्कुल तमाम इसको हमें कामयाब फरमाएं। जी अच्छा ये बताएं कि ये आपने फिर किस तरह से लिखा और मतलब आपने किस तरह इतना बड़ा बिल्कुल स्याही कौन सी, कलम कैसा, कौन सा मटेरियल है जिस पे आपने ये लिखा है, वो स्टफ क्या है, फैब्रिक?
शफा बहन जी, आपके सवाल बड़े मज़ेदार होते हैं, पर मतलब खा नहीं सकता, वैसे बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है आपके साथ। तो इसमें यह है कि इसमें जो लिखा गया है ना, राग जो है ये प्लास्टिक की शीट्स हैं। प्लास्टिक की शीट्स आपको पता है कि फिर ये इतने लंबे 40 फुट लंबा पेपर है। अगर हम इसको और कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कागज़ या कपड़ा वगैरह, उसके दरमियान में शहीद होने का खतरा था, तो फिर इसको प्लास्टिक की शीट इस्तेमाल की गई हैं जो कि दोनों साइड पे इस पर लिखा गया है। फिर इसके ऊपर बाकायदा एक रूम तैयार किया गया जिसके अंदर इसको लिखना था, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नुस्खा लिखना था, तो इसमें बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। तो फिर इसको सर्दियों के अंदर लिखा गया, फिर इसको हीट दी जाती थी लिखने के बाद, और इसका जो जहाँ से आयत मुबारक शुरू होती है वो ब्लैक कलर में है, जहाँ से तर्जमा बनता है इसका वो रेड कलर में है। तर्जमे के अंदर जहाँ पर आका मौला सल्लम का नाम आया या अहले बैत तहार का नाम आया है या मुमलकत पाकिस्तान के हवाले से कहीं बात की हुई है, तो उसको हमने ख़ास तौर पर सब्ज़ कलर में मेंशन किया है। इसी तरह फिर इसके जो जहाँ से सिपारा शुरू होता है, जो हेडलाइन होती है, उसको सब्ज़ कलर में उसकी जो है वो आयत मुबारक लिखी गई है, ताकि पता चले कि यहाँ से सिपारा शुरू हो रहा है। जहाँ से सूरत मुबारक शुरू होती है, सब लाइन जिसे बोलते हैं, वो ब्लू कलर में है, और मौज़ू काफ उसको ग्रीन कलर में ले गई आका मौला की निस्बत से। फिर इस तरीक़ेकार से जिसका हाशिया और ब्लू कलर में है, ग्राउंड उसकी वाइट है, और उसके बाद इसके अल्लाह पाक की जनाब के जो नाम मुबारक हैं सब के सब वो भी ऐड किए हैं, क्योंकि आप सल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह पाक की जनाब के जो 99 नाम हैं वो याद कर लिए वो जनती है। तो वो भी सारे के सारे जो अल्हम्दुलिल्लाह लिखे हैं। फिर नबी पाक सल्लम के नाम भी लिखे हैं। फिर इसमें अहले बैत थार, पंजतन पाक, तमाम बड़े बड़े साहबा हैं उनके नाम मुबारक, तमाम सलासल के बुजुर्गान दिन को इमाम पेशवा हैं उनके दाता साहब जैसे बुजुर्गों के नाम हैं। इसमें फिर मेरा नाम भी मैंने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह लिख दिया है। तो इस तरीके कार से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये आलमी नुस्खा बनाने में हम जो कामयाब हुए हैं, दुआ है कि अल्लाह पाक की जनाब जो है इसको कबूल फरमाएं। जी क्या बात है। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। जनाब इम्तियाज़ हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये सबसे बड़ा कुरानी नुस्खा जो कि हाथ से लिखा गया है ये इन्होंने लिखा और इन्हें ये सादत हासिल हुई। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। आज शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बरसी का दिन है। 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में पैदा होने वाली इस शख्सियत ने बरसगीर की तारीख पर अनमिट नकूश छोड़े हैं, और इनकी शायरी की बात अगर की जाए तो अल्फाज की बंदिश, इस्तिलाहात की तख्लीक, तारीख के हवाले, फ़िक्र की गहराई और तख़य्युल की हमागिरी हैरान कर देती है। और इनके फ़लसफ़े का जिक्र अगर छेड़ा जाए तो जदीद इस्लामी दुनिया में वो वाहिद फ़लसफ़ी नज़र आते हैं जो मगरबी इल्म के चश्मे से सैराब तो हुए लेकिन उससे मरूब नहीं हुए, और अपनी इस्लामी शनाख्त को हमेशा कायम रखा, और एक इस्लामी फलाही रियासत का जिक्र भी इनके तख़य्युल में, इनकी इमेजिनेशन में रहा, जिसके बाद के क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो रियासत हमारे लिए पा सके। बिल्कुल। खुतबा इलाहाबाद जो है वो उनका सबसे मशहूर खुतबा, जिसके अंदर उन्होंने खुद ख़ाल इस रियासत के बयान किए थे, जिसको कायद आज़म ने फिर अमली शक्ल दी। और आज हम अल्लामा इकबाल की ही शख्सियत के हवाले से बात करेंगे, और खैर ज़ाहिर जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक सियासत है, तो कुछ सियासत की बात भी कर लेंगे। हमारे साथ जी सेनेटर वलीद इकबाल साहब, मुस्लिम तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। बड़ा अहम दिन, और आपके अलावा हमारे जहन में आया कोई नहीं कि हम इस पर किससे बात करें। और ये हम नाजरीन को भी बता दें जो कि थोड़े से ज़रा नाबलद हैं कि सेनेटर वलीद इकबाल साहब जो हैं वो जस्टिस नासिरा इकबाल साहिबा और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साहिबजादे जी उनके बेटे हैं और जस्टिस जावेद इकबाल साहब के बेटे हैं, फर्जंद हैं उनके। और आपको सर मैं ये मौका दूंगी कि आप थोड़ा सा प्रेज़वर्दी फील करें, और करना भी चाहिए। ये बताएं कि इस फैमिली में पैदा होकर, और जाहिर है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से जो निस्बत आपकी है आपके वालिदैन की वजह से, उसको जब अब लोग बात करते हैं उसके बारे में, हाउ डू यू फील कि यू आर रिलेटेड टू दैट ग्रेट पर्सन? देखें जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बड़े एजाज़ की बात है एक अजीम शख्सियत की औलाद होना, लेकिन वो एक एजाज़ के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। बल्कि अगर आप इजाज़त दें मुझे तो बोझ भी एक तरह का होता है, और उस जिम्मेदारी पे पूरा उतरना जो है। और मैं ख़ास तौर पे अपने वालिद मोहतरम को ये ट्रिब्यूट पे करना चाहता हूँ जो मरहूम डॉक्टर जावेद इकबाल थे, कि वो तो चले, मैं तो एक जनरेशन आगे जो है वो उनसे आया हूँ। वो उनके बेटे थे, और एक शख्स अजीम शख्सियत का बेटा होना जो है उसका एक अपना चैलेंज होता है। और दूसरा चैलेंज जो मेरे वालिद को था वो ये था कि उनके जो पेरेंट्स थे, यानी कि अल्लामा इकबाल और जो मेरी ग्रैंड मदर थी, वो दोनों बचपन में ही जो है उनका साया मेरे वालिद के सर से उठ गया।
तो वो दोहरा चैलेंज जो था कि एक अजीम शख्सियत की औलाद होना और दूसरा एक छोटी उम्र पे फिर यतीम हो जाना, उसके बावजूद मेरे वालिद ने जिस तरह से अपनी शनाख्त और अपना तरीके से नाम कमाया। और मैं सब लोगों को ये चाहूँगा जो ये देख रहे हैं कि एक आप हमेशा हर वालिद की, हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद उससे ज़्यादा तरक्की करे, लेकिन अल्लामा इकबाल अगर ऐसी ख्वाहिश करते तो वो शायद इतना फेयर ना होता, क्योंकि जहाँ तक वो पहुँच गए थे उसके बाद तो कोशिश हो सकती है और इतने बड़े मेयार पे उतरना पूरा। तो मैं आपके सवाल का ये टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक मेयार सेट हो जाता है जिस पे आपको पूरा उतरना होता है। एक छोटी सी मिसाल कि मैं जब स्कूल में बच्चा था, 5-6 साल उम्र थी, तो बच्चे शरारतें नहीं करते, तो मैं उस तरह शरारतें करता था। तो उस्ताद जो टीचर होती थी वो सबको डांटती थी और जब बारी मेरी आती थी तो मेरे पे उंगली उठा के कहती थी तुमसे तो ये तवक्को नहीं थी। बाकी बच्चों को तो डांट दिया, लेकिन मुझे खास ज्यादा डांट पड़ती थी कि जी तुम तो फलां की औलाद हो, एक मेरे छोटे इकबाल तुम हो और तुम ये शरारतें कर रहे हो और तुम इस तरह की चीजें करते हो और बड़ी शर्म आनी चाहिए। तो ये सब ये बचपन में इस तरह की बातें और आगे जाके कहीं और भी कोई देखें, इंसान होता है, उससे गलती भी हो सकती है, वो अच्छी बात भी हो सकती है। तो कोई गलती हो जाए तो उसको बहुत ज्यादा एक म्यार से कंपेयर किया जाता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। लेकिन वंस अगेन जो ये देख रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स ने कोई ऐसी, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके लिए मिसाल कायम की है, तो आप बेशक उस तक ना पहुंच सकते हो, लेकिन उस पर जो भी आप कोशिश कर सकते हैं उस पर पूरा उतरने की वो जरूर करें। बिल्कुल सही। चूँकि आपने जावेद साहब का जिक्र किया तो मैं तो लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका जो एक सवाना हयात उन्होंने जो लिखी है अपना गिरमा चाक, वो ज़रूर पढ़ लें। इस कदर आला किताब है और इस कदर सीखेंगे आप उस किताब को पढ़ने से, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी कि उनके बारे में भी, पाकिस्तान के बारे में भी, अल्लामा इकबाल साहब के बारे में भी। अच्छा, आपने वलीद साहब जब इकबाल को स्टडी किया तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे कि दीज आर द 2 पॉइंट्स जो कि अल्लामा इकबाल ने हमेशा बयान किए और उनकी हमेशा से ज़्यादा अहमियत अल्लामा इकबाल ने उनकी तरफ दिलाई है, उनकी तरफ रग़बत दिलाई है? देखें जी, आई थिंक जो बहुत एक अहम एक पॉइंट जो है, और उसमें से मैं मजीद ज़ैली तौर पे 4 पॉइंट्स और निकालूंगा। जो उन्होंने एक पॉइंट बताया हुआ है वो है कि इंसान की कैपेसिटी क्या हो सकती है, इंसानी अजमत जो है, ह्यूमन जो कैपेसिटी है या इंसान की सलाहियत जो है कि कहाँ तक वो पहुंच सकता है, वो इस हद तक अल्लामा जो है वो फरमाते हैं कि उसमें यहाँ तक कैपेसिटी है कि वो कायनात को मुसख्खर कर सकता है। कहते हैं ना, उनका अपना एक शेर है कि जहां है तेरे लिए, उनका मिसरा है ये, ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। तो वो कायनात को मुसख्खर करने की जो है सलाहियत रखता है और इस सतह पर पहुंच सकता है कि वो खुदा का हमकार बन सके, जिसको आप कहेंगे को पार्टनरशिप बिटवीन मैन एंड गॉड। और इसीलिए उनका एक और शेर जो है कि वो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो हालांकि तकदीर अल्लाह ताला लिखता है, लेकिन इंसान की वो कैपेसिटी है कि वो वहां तक पहुंच सके कि अल्लाह ताला उससे पूछे कि भाई तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी तकदीर, तुम क्या, व्हाट इज योर विश, मैं तुम्हारी तकदीर उस तरह लिखूंगा, लेकिन फिर उसके लिए आपको उस बुलंदी तक पहुंचना होता है। तो वो जो, और इसमें वो खुद ही की बुलंदी की बात जब करते हैं तो इनफरादी सतह पर भी और इज्तमाई सतह पर भी जो वो बताते हैं कि खुदी को मजबूत करने के लिए, उजागर करने के लिए क्वालिटीज जो हैं वो क्या चाहिए, जो आपने कहा ना पॉइंट्स, वो 4 बातें जरूर करते हैं। वो कहते हैं कि आप में इश्क होना चाहिए, इश्क जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पैशन, वो वाला इश्क। दूसरा जुर्रत, करेज जिसको अंग्रेजी में कहेंगे। तीसरा जिसे कहते हैं फक्रो इस्तगना या दरवेशी, ये दुनिया की मादी जो अट्रैक्शंस हैं उनसे लाताल्लुकी। और चौथा जो है वो आज़ादी। सो इश्क, जुर्रत, फक्रो इस्तगना और आज़ादी, ये उनकी समरी में उनके सारे फलसफे के आई थिंक ये बड़े अहम 4 पॉइंट्स हैं जो कि खुदी की बुलंदी से और इंसान की कैपेसिटी और इंसान की अजमत का जो है वो उजागर करने, और उसका एक जो है वो बहुत 2-4 और भी थीम्स उनकी पोइट्री में है, लेकिन सबसे ज्यादा उसका मरकज जो है वो इंसान और उसकी कैपेसिटी है।
अच्छा, बिल्कुल सही। और उनकी अगर हम बात करें कि जो खुतबा इलाहाबाद था जिसमें उन्होंने एक इस्लामी फलाही रियासत का जिक्र किया और उन्होंने भी किया, और उसको अगर हम थोड़ा सा और पीछे ले जाएं तो वही चीज़ रियासत मदीना, और वो भी एक फलाही रियासत थी तो इस्लामी, लेकिन वहाँ पर यहूदी भी रहते थे, वहाँ पर दीगर मज़ाहिब के लोग भी बड़े आराम से रहते थे, उनको कोई छेड़खानी नहीं की जाती थी, उनके साथ किसी किस्म का जुल्म सितम नहीं होता था। ये वहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे, मदद की जाती थी लोगों की, उनका ख्याल रखा जाता था, ह्यूमन राइट्स बहुत थे। तो जब आप ये देखते हैं कि एक तरफ इकबाल साहब ने यही चीज़ कही अपने खुतबा इलाहाबाद में, फिर उससे पहले अगर हम चले जाएं तो रियासत मदीना, और फिर वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है इमरान खान साहब की जहन में, और वो क्या बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, जिसको वो नया पाकिस्तान कहते थे। और फिर जब आप ये देखते हैं कि इन्हीं सारी टर्मिनोलॉजीज़ का मजाक उड़ाया गया, इसको समझा नहीं गया, बल्कि इसको एक सियासी टर्मिनोलॉजी के तौर पर इसको खेला गया, यूज़ किया गया पॉइंट स्कोरिंग के लिए। हाउ डू यू फील, और इसका आप जवाब कैसे देंगे आज अगर आपको ये मौका मिले कि आप बता सकें नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, बाकियों को, कि फलाही रियासत का ख्वाब सिर्फ रियासत मदीना इमरान खान का नहीं था, उससे पीछे इकबाल साहब का था, और फिर उससे पीछे रियासत मदीना जो एक्चुअल में बनी हुई थी। जी बिल्कुल जी। खुतबा इलाहाबाद जो है, जो 29 दिसंबर 1930 को अल्लामा इकबाल ने पेश किया, वो एक अंग्रेजी में उनका एक लिखा हुआ मकाला था या खुतबा था, प्रेसिडेंशियल एड्रेस जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे, और वो कोई तकरीबन 15-16 सफ़ों पे मुहित है। वो इंटरनेट पे मिल भी सकता है बड़ी आसानी से, और बहुत सी किताबों में शाया भी हुआ है। उसके एक पैराग्राफ को बहुत ज़्यादा अहमियत मिली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं देखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के वो जो फलां इलाके हैं जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है और जो एक दूसरे से साथ साथ उनकी लोकेशन है, वो एक अलग रियासत या अलग रियासतों के रूप में जो है सामने आए। लेकिन उसी खुतबा इलाहाबाद में, और आपने ठीक एक दो इशूज और जो पॉइंट आउट किए हैं, उसी खुतबा इलाहाबाद में कम से कम 3 और बातें जो है इस अलहदा मुस्लिम रियासत के तस्वर के अलावा वो सामने आती हैं। और उनमें सबसे पहली जो है वो अक़लियतों के हुकूक की बात है। और उसमें अल्लामा ने कहा हुआ है कि ये खुतबे के अल्फाज हैं, अंग्रेजी के मैं उर्दू तर्जुमा बता रहा हूँ आपको, कि वो अकीदा जो दूसरे अकीदों के बारे में बुरी सोच रखता हो, बहुत ही मैं समझता हूँ नीच किस्म का अकीदा है। और मेरे अकीदे ने, ये अल्लामा कह रहे हैं कि इस्लाम ने मुझे तो ये तालीम दी है कि दूसरों के इबादत गाहों की हिफाजत के लिए भी मुझे खड़ा होना पड़ जाए तो मैं उससे गुरेज नहीं करूंगा। और ये कुरानी आयत से इंस्पायर होकर अल्लामा ने कहा हुआ है, जिसमें इरशाद बारी ताला है कि अगर तुम मुसलमान कम्युनिटी ना होती तो वो मंदिर और वो सिनागॉग्स और ऑरेटरीज और चर्चेज जहाँ पे मेरा नाम लिया जाता है वो मिट जाते और निस्तो नाबूद हो जाते। ये इशारा है कि मुसलमानों को उन दूसरों की इबादत गाहों की हिफाजत के लिए मामूर किया गया, और ये अल्लामा ने इसको हाईलाइट किया। उसी तरह उन्होंने इसी खुतबे में बड़े अहम बात की कि मैं चाहता हूँ कि जो आज़ाद हिंदुस्तान हो वो एक वफाक की सूरत में हो। और जिस तरह से हमारे आइन में अभी भी वफाक और सूबों का रिश्ता है, ये अल्लामा ने भी और कायद आज़म ने भी, जो 1930 और 1929 में कायद आज़म की जो 14 नुकात थी, उनमें से पहला नुकता फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में था। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, खुतबा इलाहाबाद में 1930 में अल्लामा ये भी महसूस कर रहे थे कि मुसलमान जो कम्युनिटी है हिंदुस्तान की, उसको एक बहुत बड़े बहरान का जो सामना है वो क़यादत का बहरान है। उस वक्त अभी कायद आज़म एक लीडर के तौर पे सामने नहीं आए थे, और उसमें अल्लामा बयान करते हैं कि कौन सी क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप की जो कि होनी चाहिए मुसलमानों को लीड करने के लिए। और उसमें वो 2 बातें कहते हैं कि वो ऐसा शख्स हो जिसको इनायत इज़्ज़ी से या अपनी जदोजहद से पूरा अबूर जो है अपने दीन की तकदीर और उसकी रूह, स्पिरिट एंड डेस्टिनी ऑफ इस्लाम पे पूरी कमांड हो, और दूसरा कि वो गुजरते हुए वक्त की नब्ज के ऊपर उसका हाथ हो, मॉडर्न भी हो और अंडरस्टैंडिंग भी उसके अंदर सारी हो। तो ये जब आप सब इन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो जो गवर्नेंस का जो सिस्टम या जो मिसाल सामने आती है वो बिल्कुल उसी रियासत मदीना की है जिसकी बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। और उसमें यही कि हर मसावी सलूक था, अक़लियतों के साथ भी एवरीवन वाज इक्वल, और फलाही रियासत का जो तस्वर था वो वहाँ से आता है। और यही कायद आज़म का भी और अल्लामा इकबाल का भी जो फ़लसफ़ा था एक आज़ाद इस्लामी मुमलिकत का, वो एक जदीद इस्लामी फलाही रियासत का था। और उसकी मिसाल जो है वो वही है जो कि रियासत मदीना कहलाती है। वो रियासत मदीना का स्लोगन इस्तेमाल तो हुआ, और ठीक है बहुत सारे लोग उसके ऊपर एतराज़ भी करते हैं कि ये तो आपने जो है वो बहसियत स्लोगन इख्तियार किया है, लेकिन ऐसी हमने मिसालें देखी भी हैं हमारे पास। सबसे पहले पाकिस्तान और यूनाइटेड मॉडरेटेड वाला
इस्लाम, उसका भी स्लोगन हमारे सामने आया। उसके अलावा हमारे सामने पीपल्स पार्टी भी है जिसने कहा कि जी सोशलिज्म हमारी मईशत है, और जो है वो रोटी कपड़ा मकान, इस्लाम जो है उसके हवाले से भी उन्होंने वो कहा कि वो भी उनके मंशूर में शामिल है। तो सारी पार्टियां इस्लाम का जिक्र कर रही होती हैं, इम्प्लीमेंट कोई कर नहीं पाता, तो लोग तो फिर सोचेंगे ना कि हमारे सामने वो ज़िया उल हक साहब ने अपना इस्लाम नाफिज करने की कोशिश की थी। तो ये सारी चीज़ें जो कि फलाही रियासत में होनी चाहिए वो आप लोग इम्प्लीमेंट तो कर नहीं सके 3 साल तक, 4 साल तक जब आपकी हुकूमत रही। तो अब आगे क्या प्लान है कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, आगे का प्लान भी जो पीछे इम्प्लीमेंट जिस हद तक हुआ और उसमें अब रुकावटें भी डाली जा रही हैं, बल्कि प्रोग्राम्स रोक दिए गए हैं। मैं आपने दीगर पार्टीज की बात की, मैं कम से कम अपने हवाले से और अपनी पार्टी के तर्जुमान के तौर पे आपको ये जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि जो रियासत मदीना का तस्वर है उसमें जो खास तौर पे समाजी इंसाफ का, जिसको आप सोशल जस्टिस कहते हैं, उसके हवाले से जो अहम इक़दाम किए गए और जिनकी मिसाल आपके सामने है, दुनिया भर में रिकग्नाइज भी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो प्रोग्राम रोल आउट किया था जिसका नाम एहसास प्रोग्राम था, और उसको आते साथ ही पीडीएम गवर्नमेंट ने जो है उसका कुछ नाम बदल के उसको दूसरे तरीके से शुरू कर दिया। सो वो समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम, और जो डॉक्टर सानिया निश्तर अब मेरे साथ सेनेट में कॉलीग भी हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब थे और अब भी, उन्होंने हमेशा उनकी बहुत तारीफ की है। तो उसको एक मेरिट बेस्ड, उसमें से तमाम जो ऐसे एलिमेंट्स थी जो कि वजीफे ले रहे थे, हालांकि उन्होंने घर में फोन भी लगे हुए थे, गाड़ियां भी रखी हुई थी, वजीफे भी ले रहे थे, उनको क्लीन अप किया और सही मुस्तहकीन तक उसको पहुंचाया। वही प्रोग्राम जब कोविड का वक्त आया, और ऐसे 100 साल में एक दफा ऐसी चैलेंज आती है, ऐसी वबा जो दुनिया भर को अपने लपेट में ले लेती है, उसको मुखातिब करने के लिए जिस तरह से आवाम की सपोर्ट हासिल की, और वो फिर जिसको आप वो स्मार्ट लॉकडाउन्स कहते हैं वो करके, अब ये समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम भी और कोविड की मैनेजमेंट भी, इसमें कौन था मरकज इमरान खान साहब की तरफ का? वही डेली लेबर, वो रेडी वाला, ठेले वाला, जो रोज की जो मजदूरी करने वाला शख्स है, तो उन्होंने उस तरीके से डिजाइन किया। ये मिसाल है। फिर आप देखें जो सेहत कार्ड का काम जो किया, खैबर से शुरू किया, फिर पंजाब में सबसे बड़े सूबे में, अब इन सारे प्रोग्राम्स को जो है वो रोका गया है। लेकिन ये वो मिसालें हैं समाजी इंसाफ की, सोशल जस्टिस की। और एक और समाजी इंसाफ ही की अक्कासी करता था जो हमने प्रोग्राम बनाया जिसको सिंगल नेशनल करिकुलम कहा गया, कि जो तालीम हासिल कर रहा है बच्चा, वो HSN से हो या किसी सरकारी स्कूल से हो, उसको यकसा मौके मिले जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके। ये मिसालें हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि जो हमने करके दिखाया और हमने इम्प्लीमेंट किया, और इंशाल्लाह दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे इस तरह की पॉलिसीज को। दोबारा का मौका आपको कब मिलेगा? अक्टूबर में, जुलाई में, क्या लग रहा है मई में? आपको क्या लगता है कि कब मिलेगा दोबारा इम्प्लीमेंट करने का मौका? इलेक्शन कब होंगे? मैं ये समझता हूँ कि जी हम तो अपनी एक पुरअमन जिद्दोजहद के जरिए जिस तरह से भी हम कर सकते हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड, और दूसरा हम अदालतों से रजू करके जिस तरह से भी आइन का निफाज कर सकते हैं, मुझे महसूस तो नहीं होता कि अनलेस हम आइन को पूरे की रद्दी की टोकरी में फेंक दें, मुझे तो ये महसूस नहीं होता कि इस साल से आगे कहीं इलेक्शन जा सकता है। इस साल के अंदर अंदर होना जरूरी है, और ये जो 90 दिन का तकाजा जो आइन का है उसको पूरा ना करना, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये पहली मिसाल बन रही है कि फौजी हुकूमत नहीं है, एक सियासी हुकूमत के होते हुए इस तरह आइन की पामाली हो रही है। तो मैं पुरुमीद हूँ हर लिहाज से कि अगले चंद महीनों में, और यकीनन इस साल के अंदर अंदर इलेक्शन होगा, नहीं तो अदरवाइज तो हम एक मार्शल लॉ की कैफियत में ही होंगे। सिर्फ एक नाम नेहाद एक गवर्नमेंट बैठी होगी ऊपर, लेकिन ये मार्शल लॉ में ये होता है कि आइन जो है उसकी कोई हैसियत और उसकी मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर कोई काम ना होना। ये पहले तो फौजी हुकूमतों में हम देखते थे, अभी हम देख रहे हैं आइन के होते हुए। बड़ी हैरत और बड़ी अफसोस और तशवीश की बात। चलें, आप कहते हैं कि जी इस साल हो जाएंगे, अब इस साल कब होंगे सवाल असल में ये है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी, वलीद इकबाल साहब मौजूद थे। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। लॉस्ट टू द वर्ल्ड बाय शहबाज तासीर।
अगर आपको याद हो, बड़ा ज़बरदस्त हमारा सेशन था। आज उनकी अहलिया के साथ और उनके साथ आपकी दोबारा मुलाकात कराएंगे। ये नशिस्त नंबर 2 है और यहाँ पर गुफ्तगू जरा अलग तरह की होगी। यहाँ पर जाहिर है वो किताब जो है और जो कुछ मामला है वो तो टच करेंगे हम उसको, उसके बारे में तो गुफ्तगू होगी, लेकिन ज़्यादा इन दोनों की ज़िंदगी, इन दोनों के आपस के मामला और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो और ये मैंने कहा, जिस तरीके से मैंने जरा माहौल बना के कहा है ना, उसकी वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जरा तारुफ करा दीजिए। हमारे साथ नेहा तासीर साहिबा मौजूद है जो कि बेगम है शहबाज तासीर की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। और शहबाज तासीर साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आई लव बीइंग हियर, शुक्रिया। नहीं थैंक यू। अच्छा, ये जो मैंने जरा टेंस सा माहौल बनाने के लिए कहा था, उसकी वजह ये है कि ये थोड़ी सी घबराई हुई है। ये इनका पहला एक तरीके से लाइव इंटरव्यू है, तो ये क्यों आप जरा मीडिया शाय, थोड़ा सा घबराहट? हाँ, मैं जनरली मैं थोड़ी सी शाय मेरी पर्सनालिटी है, सो आई थिंक मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्टेड भी हूँ थोड़ी सी। एक तो होता है ना मीडिया पे आप या कैमरास इतने सारे लाइट्स से वो लगे हुए एनवायरनमेंट अलग वो मैं कर लेती हूँ, वो मुझे मसला नहीं है, या दैट्स हैं। ओके विद मी, बट आई फील लाइक इन सच ओकेजन्स इट गेट्स लिटिल आई गेट लिटिल एंग्शियस and shy. Actually, मुझे भी नहीं पता था that she's shy till we were going live today. अच्छा, That's when she was like, I've never done a live show. मैं shy हूँ थोड़ी. So it was लेकिन वो nice जो है to वो- find this information. तो अब ऐसा ना हो कि आप इनको इस इंटरव्यू के बाद शाय करके जो है वो तंग करना शुरू मेरे कर साथ यही होने वाला है हाँ, अभी। ये हम आपसे अंडरटेकिंग लेकर इनको आपके साथ जाने देंगे वापस, ठीक है? अच्छा, ये बताएं कि हाउ डिड यू गाइस मीट? अब ये तो बताएं ना, यहाँ से शुरू करें, मजेदार स्टोरी का। या फिर आप शर्माएं और वो बताएं ये। हाँ। अगर इफ आई एम ऑनेस्ट, आई रिलेंटलेसली मैं इनके पीछे पड़ा हुआ था और अरे वाह। या और आई थिंक 6-7 महीने आई चेस्ड हर and फिर she agreed to be with me and then we got married and now we've had children and मतलब it's डायरेक्टली great. आपको you knew कि you would want to marry her? I think पहली बार जब मैं मिला था I was like I Love at first sight. love at first sight. कहाँ मैंने इनसे मिले थे? शादी ये कहाँ की थी। हमारे एक म्यूचुअल दोस्त थे। There was a dinner and yeah, that's तो how ये we आपने met. 6 महीने क्यों लगाए? उस 6 महीने में थोड़ा क्या? सा टाइम तो लगता है ना। मैं वो एनालिसिस पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपने एनालिसिस किया? नहीं, obviously I didn't know him then, so I wanted to Find out कि है find कौन out भाई? Genuine क्या बंदा है या है, खामखा किधर से है, पीछे पड़ा हुआ और है? the thing is मुझे इनका Homeland. बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कौन है, कहाँ से आते हैं, so इसलिए तालिबान वाली बात ने भी थोड़ा हाँ, सा वो भी नहीं मुझे इतनी पता थी। अच्छा, थोड़ा सा हिला दिया था। हाँ, तो वो क्या रिएक्शन था when you found out कि भाई he was kidnapped for a long time? I was traumatized obviously. I mean इस तरह की stories आप ज़्यादा नहीं सुनने को आपको बुक पढ़ी आपने? हाँ, obviously मैंने पढ़ी है। How was the first reaction? एक्चुअली इट वाज मेरे लिए अमेजिंग था क्योंकि मैं देख रहा था सोफे पे बैठी हुई थी, पढ़ रही थी, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया, 3 घंटा गुजर गया, मैंने कहा कुछ सही लिखा है, अभी भी दिलचस्पी है। एंड आई थिंक यू एंड हर आर दी ओनली 2 पीपल जिनसे मैं मिला हूँ जिन्होंने ये 2-3 दिन में किताब पढ़ी है। वरना लोग एक्चुअली मुझे लोगों ने कहा है वो थोड़ा सा बहुत इमोशनल है। हाँ, I can't put it down but I need to take a breather. ये मुझे सबने कहा, लोगों ने कहा कि जरा सा ब्रीदर लेने की जरूरत है। एंड व्हाट वाज द मोमेंट जिसमें आपने कहा ठीक है, ये बंदा ठीक है, ओके? जब भाग के वापस आया था, that part she was like, oh, ये तो वापस He's आ a गया। hero. ये तो he's here I for me have now। to marry him. अच्छा, आप दोनों की फाइनली शादी हो गई माशाल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, उसके बाद क्या सरप्राइजेस मिले एक दूसरे के बारे में? हाँ, ये मजेदार है वैसे। Surprises as such I don't think इतने मिले हैं because I mean we dated for I think year and a half before we got married, so I think उस period में ही figure out मैंने कर लिया था कि इनकी nature क्या है और क्या चीज़ें पसंद करते हैं, क्या चीज़ें नहीं पसंद करते, और गुस्सा कितना है, काम कितने हैं, so नहीं, surprises और नहीं। हमारा एज डिफरेंस है थोड़ा सा, सो एक्चुअली मुझे शादी के वक्त तो सही था, बट जब हमारा बेटा पैदा हुआ है ना, आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि ये कितनी एक होता है रिस्पॉन्सिबल और एक होता है बहुत मतलब इन्वॉल्व्ड माँ।
तो लिस्टें और क्या ऑर्गेनाइज हर मतलब इट्स तो दैट मेरे लिए वो थोड़ा सा I was because मतलब you were expecting कि छोटी हैं ज़्यादा तो शायद and first child and maybe it would be difficult and but she was pretty that was the only thing otherwise work एक इनके बारे में बात है जो मुझे हमेशा मतलब I was very drawn to her by it is इनका work ethic और मतलब 13-14 घंटे मौसम क्या है टेम्परेचर क्या है वो कभी कभार वो शादी के कपड़े होते हैं वो दे कट यू दे ब्रूज कर देते हैं वो अजीब और गर्मी में आप सर्दियों का शूट कर रहे हैं सर्दियों में आप गर्मियों का शूट बट एक बार मैं इनका एक ड्रामा हो रहा था तो मैं मरी गया था इनकी सारी फिल्मिंग देखने एंड इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड और आई थिंक असफर एंड इट वाज यू एंड अफसर एंड ये समर का दिखा रहे थे कि ये समर का सीन है मगर मरी में विंटर थी तो सुबह के 5 बजे यू नो वो शूट लाइट टेम्परेचर इट्स ऑल मैनिपुलेटेड वो आपको दिखा रहे हैं कि लंच टाइम है मगर असल में क्या वक्त है एंड प्रोफेशनल एंड अनबिलीवेबल अभी भी मैं एक जो चीज नोट कर रहा हूँ हर सवाल के जवाब में दोनों आप लोग एक दूसरे की आंखों में जिस तरह देखते हैं ना भाई वाह 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 अच्छा ये मोहब्बत नजर आ जाती है होता है किसी चीज का ये आप दोनों एक दूसरे से ये पूछ रहे हैं हु इज गोइंग यू गो और आई एम द सपोर्ट शोल्डर मैं तो सिर्फ सपोर्ट देने के लिए अच्छा आपकी फैमिली के बारे में भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है वो आप दे दें यूक्रेन से जो ताल्लुक है आपका जी सो माय बेसिकली मेरी जो मॉम है शी इज़ यूक्रेनियन एंड माय फादर इज़ पाकिस्तानी आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन यूक्रेन एंड आई केम टू पाकिस्तान व्हेन आई वाज 14 अच्छा ठीक है तब तक आपका सारा ग्रोन अप या सारे ब्रॉट अप जो था वो वहीं पर था बिल्कुल सारा कुछ मेरा वहीं पे था और अभी because of the war situation over there, my family had to shift to Sweden. So obviously, I mean, they had to like switch their lives, move their lives to Sweden, which is obviously, I mean, एक नया country है, एक नई, नए लोग हैं, हर चीज़ ही different, like नहीं है. So yeah. उर्दू इतनी साफ कैसे है आपकी? क्योंकि my father is Pakistani, so obviously. मतलब you've spoken उर्दू at home, बोलते थे अच्छी गपशप उर्दू में लगती थी या कम थी बहुत? नहीं कम थी because मैं ज़्यादा यूक्रेनियन में बात करती हूँ. I speak Russian actually, not Ukrainian. So fluent मैं Russian में हूँ. तो रशियन में फिर कोई गुफ्तगू कुछ करने की कोशिश मैं अभी सीख रहा हूँ. अच्छा मैंने 14 आप यहाँ पे तब आए. कल्चरल चेंज बिल्कुल. हाँ तो उसके बारे में बताएं. How was that? Obviously मुश्किल था शुरू के टाइम में but I feel like मेरे से ज़्यादा मुश्किल मेरी मॉम के लिए था क्योंकि वो obviously she is a Ukrainian वो सारी ज़िंदगी यूक्रेन में ही रही हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल था and मेरे लिए भी but I think I managed because you know जो भी है मैं यहाँ स्कूल गई हूँ then obviously I started working at a young age so I made friends so it wasn't like an issue for me like welcoming होते हैं. हाँ बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं कहीं पर भी मिले तो होते हैं. I mean ऐसे तो नहीं मिलते ऐसे नहीं मिलते but ऐसे तो एक ही पीस में मिलते हैं तो आपने रख लिया लेकिन यूक्रेन में मैंने take this as a compliment by और बिल्कुल full stop. अच्छा ये बताइए कि अब जब फैमिलीज को पता लगा था कि भाई you have decided to get married and you have also decided to get married तो वो जरा बताएं ना दोनों फैमिलीज की इन्वॉल्वमेंट कैसी थी किस हद तक थी और what was reaction from your side what was the reaction from your side when they found out कि अच्छा you know मेरे लिए I had to actually मतलब you know खुद सब कुछ when I was younger obviously it was different but we had to do everything ourselves. Her parents were not here, they were in a war zone. मेरी अम्मी she's वो अकेली हैं तो you know हमें सब कुछ करना था but I just remember वो कितने खुश थे. मेरी वालदा मेरे मामू उस वक्त ज़िंदा थे अब नहीं हैं. मेरी छोटे बहन एक्चुअली मैंने उनकी शादियां मिस कर दी कि मैं सो इट वाज नाइस द होल फैमिली वाज टुगेदर. इट वाज अ बड़ा पर्सनल इवेंट था. वी मिस्ड हर पेरेंट्स एंड हर ब्रदर एंड सिस्टर बट अदर देन दैट हमारे सारे दोस्त हमारी फैमिली इट वाज. हां तो मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था आपका शादी वाले दिनों में? द बेस्ट थिंग दैट यू लव्ड अबाउट इट? बेस्ट तो नहीं
निकाह साइन आई थिंक करते हुए मैं काफ़ी लाइक Okay, this is it. था oh my God के बस रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो गई है आई थिंक हाँ मतलब मुझे अच्छा, जो आपकी किताब है, जो आप अब उसको कहाँ पर प्रमोट करने जा रहे हैं और अब तक उसका रिस्पांस कैसा रहा? पाकिस्तान में तो अमेजिंग है. आई एम सो प्राउड एक्चुअली, क्योंकि मेरे जो पब्लिशर थे वो समझते थे कि इधर कोई बुक मार्केट नहीं है. हाँ. तो और हम भी यही समझते हैं. मतलब लोग आम एक परसेप्शन तो है. मेरी बुक भी महंगी है, वो डॉलर्स में बाहर से आती है, मगर आई थिंक इट्स सोल्ड आउट. एंड जिधर भी मैं गया हूँ, सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे लिए होती है वो ये नहीं है कि उसके कितने सेल या वो सारा होता है, बट जो भी पढ़ता है वो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है. और ये क्योंकि इन 5 साल को बोलने में शायद मैं आपको हफ्ते में सब बैठ के हम वी कैन गो थ्रू एवरीथिंग. बिल्कुल. बट जब आपको राइट करना होता है और इसको मतलब रिटन तौर पे आर्टिकुलेट करना होता है इंसान को, अपना दर्द, अपना वक्त समझाने के लिए, वो ट्रिकी होता है. तो उस पे के लोगों ने मुझे प्रेज किया, ये मेरे लिए. तो ये आपकी लिखाई मतलब एज अ राइटर कंप्लीटली इट्स योर वर्ड्स. ऐसा भी होता है ना कि आप किताब किसी और से, जो प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं उनसे लिखवाते हैं. आई ट्राई टू वर्क विद अ राइटर, नहीं हुआ. देन आई एंडेड अप डूइंग इट माई सेल्फ. बट इस बुक के अंदर ना the most important thing is the research, facts. जब मैं उधर था, जब जो इधर हो रहा था, और वो तो आपको नहीं पता, उसको सिंक करना है. उसमें मेरी वालदा का और मेरे मामू का जो रोल था वो तो आई समटाइम्स आई फील लाइक ये किताब हम तीनों ने लिखी है, although वो बड़े ऑफेंड हो जाते हैं कि बट मेरी फैमिली की कहानी भी है. मैंने कोई 4 या 5 बुक क्लब्स किए हैं इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बीच, और मैंने बीजिंग में भी किए हैं, और मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड किए हैं. वो जूम पे हम करते हैं. मगर जो इधर के एक बुक क्लब था इस्लामाबाद में इन पर्टिकुलर, माई माइंड वॉज ब्लोन. उन्होंने उनकी जो लिस्ट थी, और बाय द वे मैं उनको भी चैलेंज छोड़ें, वो तो मतलब ज़रा एलीट क्लास से आता है. मैं फास्ट यूनिवर्सिटी गया था इन फैसलाबाद, एंड उधर के जो बच्चे थे और जो उनकी लिटरेचर डिपार्टमेंट थी और जो वो लोग पढ़ रहे थे और जो उनका बुक क्लब था, आई वॉज, एंड ये चीज़ जो है सरप्राइज मी द मोस्ट. मैं यूसीपी गया, बीकन हाउस गया, लम्स गया, हमारी जो लोकल यूनिवर्सिटी है, एंड ये क्लास की मैं बात नहीं कर रहा, अक्रॉस द बोर्ड में आपको बता रहा हूँ. स्टूडेंट्स जो उनका हंगर है फॉर नॉलेज, जितने मैं क्लास में था, अबाउट 150 स्टूडेंट्स, every single one had read the book and bought the book. ये सबसे बड़ी बात. वाह. तो इतना मैं इम्प्रेस था. मुझे नहीं पता कि इंग्लैंड जाके मैं वो वो अंडरवेल्म ना हो जाऊं. तो बट आई एम होपिंग मतलब उन 5 सालों को गुजारना, फिर उसके बाद उनको लिखना, ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है ये. अब अगर उसकी लर्निंग्स के हिसाब से हम बात करें, जो एक्सट्रीमिज्म हमारे माशरे में फैला हुआ है, उसको और बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, या व्हाट वुड बी द राइट स्टेप्स के जिसको हम उठाएं तो इसमें ज़रा कुछ कमी आएगी? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? काफ़ी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, बट मैं 2 चीज़ों पे फोकस करता हूँ. एक तो है, अगर आप कोई ग्रुप है जिसने असला आपके स्टेट के ख़िलाफ़ और आवाम के ख़िलाफ़, ये पॉलिटिकल बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये पूरी आवाम और पूरी पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ असला उठाया हुआ. तो अगर कोई ऐसा ग्रुप होए तो ऑब्वियसली हम मिलिटरीली उनके साथ एंगेज करते हैं. सही है ये, मगर एक कदम है. मैंने ज़रबे अज़ब देखा हुआ है. मैंने उस वक्त जब मैं वापस आया था, मैं तब भी बहुत कहता था कि इधर दुकानें खोलने और घर बनाने से बेहतर है आप इन लोगों को रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में डालें और इनके अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये मामला फिर से हो जाएगा. और बिल्कुल वही आपने देखा है, ज़रबे अज़ब के 6, 7, 8 साल बाद फिर ये इंसर्जेंसी वापस आ गई. एक है आपका जो मिलिट्री करना है और दूसरा है आपकी रिहेबिलिटेशन. लेकिन हमारे मुल्क में ना, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे एक कहानी है जो मैंने आप दोनों को पहले भी बताई. जरूर, बिल्कुल, आई एम श्योर कि अभी भी आप अगर सुनाएंगे तो आपकी जो खातून है ना इस मुल्क में, अगर आप उसको इकोनॉमिकली और सोशली एज एन इक्वल इंटीग्रेट नहीं करेंगे, सही है, इंटीग्रेट, एम्पावर तो अभी मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, एज एन इक्वल सोशली एंड इकोनॉमिकली,
और ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे किसी पे, ये हमारी नस्लों के लिए की बेहतरी की बात है। एक एजुकेटेड औरत या एक औरत जिसका स्किल ट्रेनिंग हुए, वो कभी भी उसकी जो औलाद है ना, उसके आप स्टेटिस्टिक्स देख लें, बड़ा ही लो होएगा जो वो उसका की औलाद एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाएगी। मेरे से बड़े लोग पूछते हैं कि आपने 5 साल उधर गुजारे, आप क्यों नहीं एक्सट्रीमिस्ट या उनकी मेंटालिटी कुछ भी इन्फ्लुएंस हो। तो मैं हमेशा ये बताता हूँ कि मेरे वालिद साहब का इन्फ्लुएंस तो एक तरफ है, मगर ही यूज्ड टू वर्क। वो सुबह 8 बजे दफ्तर जाते थे और रात के 10 बजे घर आते थे। ये उनकी ज़िंदगी थी, जाके वी कुड हैव बेटर लाइव्स। बट जो मेरी तरबियत थी ना, वो मेरी वालदा ने कराई थी। मेरे मैनरिज्म जो नहीं होता आपका बोलने का तरीका, एक मेरी वालदा हमेशा मुझे एक बात कहती थी, मैं 2-3 साल का था, नाराज़ होती थी, कोई बड़ा अंदर आए तो सलाम करो। ये तो छोटी छोटी तरबियत का एक हिस्सा होता है। मगर मुझे जो मैंने उस खातून से सीखा है ना अपनी ज़िंदगी में, मुझे किसी भी एक्सट्रीमिस्ट, चाहे वो लिबरल एक्सट्रीमिज़म है या राइट विंग एक्सट्रीमिज़म है या सेंटर एक्सट्रीमिज़म है, मैं इंक्लाइन ही नहीं हो सकता किसी एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट पे। मैंने लॉजिक अप्लाई करना होता है और एक एजुकेटेड डिसीजन लेनी होती है, चाहे वो गलत हो। तो ये मैं आजकल भी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने इस मसले को डिफीट करना है तो आपने अपनी औरत को सोशली और इकोनॉमिकली इंटीग्रेट और अपलिफ्ट करना है। और ये एहसान के तौर पे नहीं है। ये बांग्लादेश आप देखें, हम एक मुल्क थे नॉट सो लॉन्ग अगो, बिल्कुल, बट व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड देयर सक्सेस एंड द फैक्ट कि उधर ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है जो इधर है, जो इस मुल्क में। हालांकि एक ही स्कूल, उधर भी जमात इस्लामी है, इधर भी जमात है, तो एक ही सिस्टम चलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी औरत को एम्पावर और एजुकेट तो डॉक्टर यूनुस का पूरा वो जो ग्रामीण बैंक है, उसने तो काम ही सिर्फ खवातीन के साथ किया। बिल्कुल। सो ये मेरी एक जाती पर्सनल राय है। ये दिस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, बट ये बहुत जरूरी है। वो जो औरत जिसका वाकया जो आपने हमें बताया था, वो मैं चाहूंगा कि आप हमारे प्रोग्राम पर यहाँ पर भी दोबारा जरा बताएं। अब देखें, मैं ये आपको कहता हूँ, मैं वो जो औरत थी जिसने मेरी जान बचाई, मुझे टॉर्चर से रोका, अब वो मोहम्मद ताहिर फारूक जिसने IMU ग्रुप बनाया था, उसकी बीवी थी। तो मतलब आप ऐसे सोचो, उसामा बिन लादेन की वाइफ किसी कैदी, उसामा बिन लादेन के कैदी पे रहम कर रही है, ये तो अनहर्ड है। वो तो कहते हैं कत्ल वाजिब क्या है, इनको तो इनके टुकड़े कर दो। अब उसके दिल में रहम आया था, ये उसकी किसी तरबियत या उसकी एजुकेशन की वजह से नहीं था। वो रहम एक तरफ है, आई एम इन डेट उस रहम पे। वो अल्लाह की तरफ से, मैं आज भी कहता हूँ, एक मिरेकल था कि उसने उनके दिल में ये चीज़ डाल दी इतनी मुश्किल और अंधेरी जगह में। मगर जो उसकी पोती थी, ग्रैंड डॉटर, उसकी बेटी की बेटी, वो मैंने आपको वो स्टोरी बताई थी ड्राइंग की, 3 साल की। बिल्कुल। अब मैं उनको उर्दू सिखाता था, उनसे उज़्बेक और पश्तो सीखता था। हम पूरा दिन मतलब एक साथ गुजारते थे, मैं और ये बच्चे। मेरी फेवरेट ये फातिमा थी, बहुत खूबसूरत थी और छोटी सी और बड़ी इनोसेंट। अब मैं फातिमा मेरे एक दिन आई और मुझे बाबूजी कहती थी, उसने कहा बाबूजी मुझे हाइलक्स, वो डॉक्सन कहते हैं, हाइलक्स बना के। तो मैं हाइलक्स बना रहा था। अब वो अपनी तरफ कोई और चीज़ बना रही थी, मैंने हाइलक्स को पिंक कलर किया और उसमें एक फूल बनाया ना। जब मैं फूल बना रहा था ना, तो उस बच्ची ने मुझे देखा है एक ऐसे गुस्से और रेज के साथ कि अब क्योंकि मेरी अपनी औलाद है, मैंने 6 साल और मेरे 1 साल का बेटा है, मैंने कभी उनकी शक्ल पे गुस्सा भी देखा है, वो क्या कहते हैं, सल्किंग, अनॉयंस, कोई चीज़, सब कुछ देखा है, मगर रेज मैंने नहीं कभी देखी। और वो बच्चे के चेहरे पर आपको नजर आया, बच्चे के चेहरे पे ये एक्सप्रेशन, ये फीलिंग्स एलियन है, टू स्मॉल टू फील रेज। मगर उस बच्ची, शी वाज इन अ रेज कि आपने ये क्या बनाया है, जब मैं फिदाई हमला करूंगी तो मुझे कौन सीरियसली लेगा। ये होती है वो जो इन्फ्लुएंस करने वाली, वो जो आपकी माँ, वो 3-4 साल की बच्ची थी, उसको मैं उर्दू पढ़ाता था, उसको मैं इंग्लिश पढ़ाता था, उसके साथ मैं बैठता था, मैं उसको अपनी ट्रैवल्स की कहानियाँ, मतलब जितना मैं उनको जिंदगी के बारे में, बट दे हैड नो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इट। वो एक फौजी देखते थे, वो चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे होते थे, वो हमारे पाकिस्तान के फौजी देखते थे, उनके मुंह पे लफ्ज़ आता था बदबख्त। बस 4 साल का बच्चा, ये नहीं पता कि ये आदमी को मैं, ये मुसलमान है नहीं है, बस दुश्मन है। ब्रेन वॉश जो हुआ वो है, ब्रेन वॉश हुआ। तो इसलिए मैं इस थोड़ा सा वक्त भी ज़्यादा, लेकिन मैं इसकी तरफ बहुत इंक्लाइन होता हूँ, क्योंकि ये हमारी असल में नस्लों की ये आपके बच्चे। मेरे एक अंकल हैं, वो कहते हैं कि मैं ये काम, he is fighting for in Karachi against these development projects जो
उनको बड़ा मतलब एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, तो उसने कहा था कि अनफॉर्चुनेटली ये मैं अपने बच्चों के लिए नहीं कह रहा, ये मैं उनके बच्चों के बच्चों के लिए कह रहा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं ये ना किया तो मेरे बच्चे तो दे हैव नो नॉलेज ऑफ इट, तो 2 जनरेशन चली गई, ये तबाही हो जाएगी। और पाकिस्तान अभी एक बहुत क्रूशल पॉइंट पे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा इनको मारें, या लोग कहते हैं तालिबान खान, इमरान खान ने इनको इंटीग्रेट, मैं ये भी नहीं कहता इंटीग्रेट ना करें, मैं ये भी नहीं कहता कि ये पाकिस्तानी नहीं है या ये इंसान नहीं है, इनकी माओं से मिले आपको उनकी इंसानियत खुद नजर आएगी। बिल्कुल, मगर आप जैसे अमेरिका में अगर एक मर्डरर है ना, उसने एंकल ब्रेसलेट पहनी होती है, वो फिर नहीं सकता विदाउट द स्टेट नोइंग कि आदमी किधर है, जब तक कि उसकी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस और वो ब्रेसलेट उतर नहीं है, उसको फिर सोसाइटी में इंटीग्रेट। अमेरिका के अंदर हार्डन्ड क्रिमिनल्स के साथ ये होता है। बिल्कुल, तो हम इधर their ways, ये नहीं होता तालिबान खान एक आपने ब्रांड लगा दिया तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तानीज खत्म कर। बिल्कुल, रिहेबिलिटेशन आप जितना लड़ लें, ये मडूसा वो सांप नहीं होता, वो जितने साल काटेंगे नहीं। मैंने देखा हुआ है 33-year-old जंगी कमांडर ग्रुप का किल्ड इन अ ड्रोन स्ट्राइक, अगले दिन वो और उसका नायब अपॉइंटेड। बिल्कुल, अमीर किल्ड इन अ ड्रोन स्ट्राइक, अगले दिन वो और नायब अपॉइंटेड। कभी ये नहीं हुआ कि 3 दिन, इधर कभी कभार ज्यादा दिन लग जाते हैं अमीर अपॉइंट करने में, उधर कोई वेट नहीं है, अगले दिन शूरा बैठता है और पर्सन और लाइनें लगी नहीं। तो आप अगर सर काटने पे रहेंगे ना तो ये एक स्टैग्नेंट अप्रोच है, इसकी बैकफायर ही होती है। मैं ये नहीं कह रहा मिलिट्री आप एक्शन ना, बट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब फाइनली ये बताएं कि आजकल आपकी ट्विटर पे जो है ना काफी हम देखते हैं, अच्छा सलमान तासीर साहब पीपल्स पार्टी गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी से, आप लोगों का आपका इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स खान साहब, ये कैसे हुआ ये तब्दीली? आई थिंक मैं रीजन हूँ यहाँ पर सारी जो है वो इस चीज के पीछे, क्योंकि मैं इमरान खान लाइक आई एम अ फैन लाइक लिटरली, एंड आई थिंक ये इतने नहीं थे ज़्यादा उनके फ़ैन, बट सिंस ही गॉट मैरिड टू मी सो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस मैंने कर दिए थोड़ा। आपको उनका सबसे अच्छी बात क्या लगती है? व्हाई आर यू हिज फैन? आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक कि ही इज very good, honest. No, it's not, I mean obviously he's very good looking, but वो तो ठीक है, सही। मुझे भी अब ये कहना but I feel like वो honest है, मतलब yeah, that is the key thing required, yeah. of leader। और आपको क्या उनमें ऐसी चीजें नजर आ रही हैं कि आपका इरादा ठीक है, एक असल में हम नुक्ते के फकीर हैं। मैं जब लकीर साहब लकीर के ये अच्छा नया मुहावरा निकाला है आपने, नुक्ते के फकीर। वो असल में ना पॉइंट पे फंसने वाले लोग नहीं होते। मेरा वो मसला है। अब जब मियाँ साहब को निकाला था ना, मैं उस वक्त मियाँ साहब की साइड पे था। अच्छा, ठीक है, कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपने कॉन्स्टिट्यूशनली या कोई तरीका ढूंढा है, एक और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया, सही है। अब इसके अंदर ये बात नहीं है कि मैं मियाँ साहब को सपोर्ट करता हूँ या नहीं, उनका सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को निकालना इज रॉन्ग, और हर वक्त कोई मैकेनिज्म होती है। आप जितने 60 इसको हटा दें, उसको हटा दें, फिर कोई प्रेसिडेंट की पावर ले लें, फिर कोई नुक्ता, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप, फिर कोई हर वक्त कोई ना कोई चीज़ आप सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को निकालने पे। जब गिलानी साहब को निकाला था तब मैं अनफॉर्चुनेटली अगवा था, मगर गिलानी साहब के साथ ज्यादती की गई थी, सही है। गिलानी साहब भी तो लेटर नहीं लिख रहे थे ना, लिख देते एक लेटर से क्या होगा, कोई 200-400 अरब आ जाते, मीनिंग नहीं था। ठीक है, यही आपको स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने भी कहा कि इस लेटर का कोई मीनिंग नहीं है, चले जाएं यहाँ से। कुछ हुआ उसके बाद? नहीं ना, हम तो इंतजार ही करते रहे, शायद उसमें से कोई हमें भी मिल जाते, कोई 2-4 कोई डॉलर। ये खान साहब ने भी एक बिलियंस आएंगे, कुछ भी नहीं। गिलानी साहब के साथ गलत किया, मियाँ साहब के साथ गलत किया, खान साहब के साथ गलत किया। ये इसलिए मैं कहता हूँ लकीर का फकीर जरा फर्क होता है, नुक्ते का फकीर ही अलग है, ठीक है। खान साहब के साथ गलत, मैं ये नहीं कहता कि फॉरेन कंस्पिरेसी है, कोई फॉरेन कंस्पिरेसी नहीं है, मगर जब MQM वोट देती है अगेंस्ट द सिटिंग गवर्नमेंट, जी, बीइंग इन द अलायंस ऑफ, कोई चाबी कहीं ना पीछे से कुछ है, सही है। तो जैसे जो भी बात है, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चाबी घुमाना इज गलत। अब हम लोग जो हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपने सलमान तासीर साहब का नाम लिया, तो वो इस अवाम के कॉन्स्टिट्यूशनल हक, इस अवाम के जो भी आपके हक हुकूक हैं, उनके लिए ही उन्होंने अपनी जान दी थी। तो मैं वो कैसी औलाद दूंगा जो बैठ के फिर
तो आपका वैसे है कोई इरादा पॉलिटिक्स वगैरह में इन फ्यूचर? वही हमारी बात हो रही थी, इस मुल्क में एजुकेटेड और हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट लोगों का ना जगह नहीं है इस मुल्क में। वो जो बैठ सारे मेरे जैसे ही होंगे फिर तो, अगर बेसिक नहीं इधर बैठने के लिए आपको FBR से चीज़ों की वैल्यूएशन करा के उनको 15% पे खरीदने का वो आपका ज़मीर जो है ना, आपको ये चीज़ों की इजाज़त जब देगा तो आप इस मुल्क में सियासत कर सकते हैं। जिस आदमी का ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता वो मैं कहता हूँ MPA भी नहीं बन सकता। तो बदले ना, नेहा को हम सियासत में लेके आएंगे। नेहा विल चेंज द कोर्स ऑफ एक्शन इस मुल्क की पॉलिटिक्स का। I can try. She can try. She's open to the idea. मेरा वोट आपको है भाई, डन। हम नहीं देंगे, बिल्कुल। एक वोट तो मिल गया आपको, बिल्कुल। आप उस एक वोट और थोड़ा सा आप खरीद भी लीजिएगा वोट मुझसे ही थोड़ा सा, मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने वक्त दिया। Thank you so much for having us. बिल्कुल, थैंक यू। नाज़रीन, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पूरा रमज़ान मुबारक हमने आपकी मुलाकात कराई उन इदारों से और आपकी वाक़फ़ियत कराई उन इदारों से जो कि मुल्क भर में फैले हुए हैं और पाकिस्तान के लोगों के लिए, दुनिया भर के लोगों के लिए बहुत सारे खैर के काम कर रहे हैं। आज भी एक ऐसे ही इदारे से आपका तारुफ़ कराते हैं। इस इदारे का नाम है जी सुंदस फाउंडेशन। और सुंदस फाउंडेशन क्या काम करता है ये हम आपको आज बताएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर अदनान गिलानी, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं इस फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ज़रा हम सुंदस फाउंडेशन के हवाले से जानना चाहेंगे कि ये इदारा कब बनाया गया था और इसकी हिस्ट्री अगर थोड़ी सी आप हमें बता सकें, बैकग्राउंड। 1998 से हमने गुजरावाला से जो है वो स्टार्ट लिया था और सुंदस बेसिकली जो है वो हमारी पहली पेशेंट थी और वो थैलेसीमिया से इफ़ेक्टेड थी। उसी के नाम से जो है वो हमने सुंदस फाउंडेशन बनाई और करते करते आज हम 9 शहरों में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जिनमें लाहौर के अलावा गुजरावाला है, गुजरात है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, वज़ीराबाद है, हाफजाबाद और इस्लामाबाद है। इन सारी जगहों पे तकरीबन 7000 से ज़ायद रजिस्टर्ड केसेस हैं जिसमें थैलेसीमिया है, खून के दीगर अमराज हैं और वो बिला मुआवजा इलाज मुआवजा हासिल कर रहे हैं। सही है। ओके। अच्छा, जब आपका इदारा जब से बना है तो तब से अब तक अगर मैं पेशेंट्स की तादाद की बात करूं तो कितने पेशेंट्स को आप लोग ट्रीट कर चुके हैं, कितने लोग सेहतयाब हो चुके हैं? सर थैलेसीमिया जो है वो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, एक मरूसी बीमारी है जो कि वालिदैन से बच्चों में जो है वो मुंतकिल होती है। होता ये है कि जब दुनिया में मरीज़ आ जाता है तो तकरीबन 4 से 6 माह की उम्र में जो खून वो अपनी माँ से लेकर आता है वो खून उसका जो है वो जिस्म में ख़त्म हो जाता है। जब ख़त्म होना शुरू होता है, खून की कमी के असरात आते हैं तो डॉक्टर जो है वो उसको डायग्नोस कर लेता है वो थैलेसीमिया मेजर है। अब अगर वो थैलेसीमिया मेजर है तो उसकी जितनी ज़िंदगी है वो दूसरों के खून के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। तो ऐसे मरीज़ हमारे पास रेगुलरली आते हैं। 10 से 15 दिन के बाद एक बोतल खून की लगती है तो मज़ीद 10 से 15 दिन जो हैं वो इनके गुजरते हैं। और सुंदस फाउंडेशन ना सिर्फ इन मरीज़ों को देख रहा है बल्कि इसके अलावा खून के अमराज में और कोई भी पेशेंट है जिसको खून लगना है और सारी ज़िंदगी ताहयात लगता रहेगा, ऐसे मरीज़ जो है हमारे पास रजिस्टर्ड है। इसके अलावा हमारे जो एरियाज़ के नज़दीक हॉस्पिटल्स हैं उन सब में किसी एमरजेंसी की सूरत में या किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो हम उनको भी ब्लड आउटडोर सर्विसेज में प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह के तकरीबन जब से हम हमारा क़याम आया उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन कोई 30 लाख से ज़ायद लोग हैं जो हमसे बेनिफिट ले चुके हैं। सही। अच्छा, इन ब्लड की बीमारियों के हवाले के अलावा आप लोग कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको के ट्रीट करते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि जी थैलेसीमिया है या हीमोफीलिया वगैरह है, इसके अलावा कौन सी बीमारी है? थैलेसीमिया के अलावा हमारे पास हीमोफीलिया है। ये एक ऐसी बीमारी है कि इसमें पैदाइशी तौर पे बच्चे का जिस्म जो है वो ब्लड को जो है वो क्लॉट नहीं कर पाता। तो ऐसा मरीज़ जो है दुनिया में तो आ जाता है, लेकिन ये है कि वो कोई हैवी वर्क नहीं कर सकता, कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे जो है उसके जिस्म से किसी रास्ते पे कट लग जाए, दब लग जाए तो ब्लीडिंग उसी रास्ते से ही सारी हो जाएगी। तो ऐसे मरीज़ को भी एमरजेंसी की सूरत में वो ब्लड का एक बाई प्रोडक्ट होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं या क्रायोप्रेस्पिरेट्स बोलते हैं, या वो तमाम इंजेक्शंस जो इनको
ज़रूरत के वक्त एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है वो सुंदस फाउंडेशन अपने रजिस्टर्ड मरीज़ों को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और ऐसा कोई भी आर्ज़ा है, जैसे किसी को किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट से जो है वो ब्लड लगना शुरू हो गया है, किसी के प्लेटलेट्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, या किसी को हीमोफीलिया के अलावा प्लाज्मा का कोई डिसऑर्डर है, तो ऐसे तमाम पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास रजिस्टर्ड है। ठीक है। अच्छा, अब आपके मराकज़ कहाँ भर है पाकिस्तान में? लाहौर के अलावा हम लोग गुजरांवाला में, गुजरात में, सियालकोट, वज़ीराबाद, हाफजाबाद, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में हैं, और इंशाल्लाह इसी साल में कराची और पेशावर में भी हम आपको काम करते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा, आप लोगों का काम क्योंकि मेनली ब्लड सप्लाई का है, तो आप लोगों को डोनेशंस ब्लड के लिए ज़्यादा आते हैं या जो मॉनेटरी टर्म्स में डोनेशंस हैं वो ज़्यादा देते हैं लोग? ब्लड जो है वो एक हमारा बेसिक कंपोनेंट है। ऐसी कोई आर्टिफिशियल मशीनरी नहीं है जो सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी बना सके। ये ह्यूमन बॉडी में बनता है, 90 to 120 डेज़ टूट जाता है, दोबारा फिर बन जाता है। तो बेसिकली जो ब्लड डोनर्स हैं वो हमारे मेंबर्स हैं, वो हमें ब्लड डोनेट करते हैं, उस ब्लड के हम कंपोनेंट्स बनाते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट लैब में, और उसके बाद पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। बेसिकली ये सारा सिस्टम जो है लोगों के ज़कात एहतियात से चलता है। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक है, लोग अपनी ज़कात सुंदस फाउंडेशन को देते हैं, सुंदस फाउंडेशन पर ट्रस्ट करते हैं, उससे हम बजटिंग करते हैं, और उस बजटिंग पे हम पूरा साल जो है वो अपने पेशेंट्स को उनका इलाज मुआलजा, उनकी मेडिसिन्स, उनकी ब्लड की रेशो, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ज़कात एहतियात से ही मैनेज करते हैं। सही, मतलब हम पूछना ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को फाइनेंशियल डोनर ज़्यादा मिलते हैं या ब्लड के डोनर ज़्यादा मिलते हैं? मतलब ब्लड डोनेशन में कभी कोई कमी होती है? होती है। जैसे रमज़ानुल मुबारक में जो है वो आपको पता है ब्लड देने का ट्रेंड इतना नहीं होता, लोग रोज़े से होते हैं तो इफ्तार के बाद ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ब्लड डोनेशंस के लिए। और ख़ास तौर पे जब, क्योंकि मेन फोकस हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी होता है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, और जब वहाँ पे समर वेकेशंस वगैरह हुई हों या किसी ऐसी रीज़न की वजह से कॉलेजेस वगैरह बंद हैं तो ब्लड की बड़ी शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन ऐसी सूरत में हम लोग मार्केट्स का रुख करते हैं, जहाँ पे मार्केट्स, बैंक्स या कोई भी ऐसी जगह है, चैनल्स का, जहाँ से ब्लड डोनेशन जहाँ पे की जा सके, और कुछ लोग जो है वो हमारा मैसेज सुन लें और इन सुंदस के फाउंडेशन के इन मरीज़ों के लिए जो है वो ब्लड डोनेट कर सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन पंजाब का सबसे बड़ा ब्लड कलेक्शन करने का इदारा है, और ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी ऐसे मरीज़ के साथ ऐसा वाक़या पेश आया हो कि हम खून ना लगा सकें और वो जान से गया हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, और अगर आपके इदारे से लोग राब्ता करना चाहें, कनेक्ट होना चाहें, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? आपकी मदद कैसे कर सकते हैं लोग? कि जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि ब्लड डोनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे यहाँ पे, क्योंकि अवेयरनेस की कमी की वजह से लेस दैन 1% पॉपुलेशन है जो ब्लड डोनेट करती है। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूँगा कि उन तमाम लोगों से कि आप लोग ब्लड डोनेट करें प्लीज़। सुंदस फाउंडेशन के मरीज़ों के लिए करें, थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए करें, या जहाँ भी किसी भी इदारे को या किसी भी हॉस्पिटल को ब्लड की ज़रूरत है, आप लोग ब्लड डोनेट करें। आपका ब्लड जो है वो किसी की 10 से 15 दिन की ज़िंदगी है, 10 से 15 दिन की सांसें हैं। और किसी को रमज़ानुल मुबारक में हमारे यहाँ ट्रेंड ज़्यादा है, तो ज़कात देते वक्त जो है वो आप ट्रस्ट करें, इनको जाके देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं। जैसे सुंदस फाउंडेशन है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग आगे विज़िट करें और देखें कि उनका पैसा अगर वो ज़कात किसी को दे रहे हैं तो किन लोगों तक जा रही है, और उसके बाद उसको फिर इदारे को डोनेट करें। सुंदस फाउंडेशन को याद रखें अपने ज़कात एहतियात में, क्योंकि ये मरीज़ जो हैं ये भी हमारी माशरती ज़िम्मेदारी है कि जो दुनिया में तो आ गए हैं लेकिन दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम लोग इनके लिए अगर नहीं करेंगे तो कौन वो ज़िम्मेदारी उठाएगा। तो खुदारा ब्लड डोनेट करें और ज़कात एहतियात में सुंदस फाउंडेशन को याद रखें। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अदनान गिलानी हमारे साथ मौजूद है सुंदस फाउंडेशन से, और वाकई ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेशन जो है वो आपके अब जिस्म को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जिसको वो खून दिया जाता है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है जी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ज़रा मेडिकल साइंस की बात हो रही थी, वो ठीक है आपकी फील्ड है, डोमेन आपका है, लेकिन ये कि एक अहम बात उससे पहले मैं कहना ये चाह रहा था कि बेसिकली हमने जो बात करनी है वो शादी के हवाले से करनी है। और शादी जो है वो बेसिकली दो इंसानों का मिलना नहीं होता या दो खानदानों का मिलना नहीं होता, बेसिकली ये नस्ल इंसानी को, जनरेशन्स को आगे बढ़ाने का ये मामला होता है। और जब जनरेशन्स को आगे बढ़ाने के लिए शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वो वजूद में आया था, तो बुनियादी तौर पर
इस इंस्टीट्यूशन को आगे ले जाने के लिए जिम्मेदारी है हर इंसान की कि वो ऐसी नस्ल आगे के लिए तैयार करे जो कि सेहतमंद हो। और बुनियादी तौर पर जब आप शादी की तरफ जाते हैं तो कुछ ऐसे टेस्ट्स हैं, मेडिकल टेस्ट्स हैं जो कि हर एक को करवाने चाहिए। अगर मियाँ और बीवी के वो टेस्ट्स हुए होंगे तो बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी कंडीशंस का पता लग जाएगा कि कहीं उनमें कुछ ऐसी बीमारियां ऐसी तो नहीं है कि जिनका आगे पैदा होने का चांस है उनकी नस्लों में। बिल्कुल। और अब तो उसके बाद फिर ये भी है, लोग इस चीज़ से डर जाते थे कि फिर शादी खत्म करनी पड़ेगी, मंगनी हुई हुई है कैसे टेस्ट करें, तो शादी नहीं खत्म करनी पड़ेगी। हो सकता है आजकल तो साइंस इतनी आगे चली गई है, बहुत सारे DNA के भी हवाले से इलाज आ गए हैं दुनिया में, तो वो मैनेज किया जा सकता है पहले से, अगर मालूम होगा कि प्रॉब्लम है क्या। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब अहमद साहब मौजूद हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, हेमेटोलॉजिस्ट हैं, और हमारा बुनियादी मुद्दा है इनसे ये जानना कि जिस किसी की भी शादी होने वाली हो कौन कौन से ऐसे मेडिकल टेस्ट हैं जो कि उसे करवा लेने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो अगर आप हमें ये बताएं कि जो बेसिक सवाल जिसका हम जिक्र कर रहे थे, कौन कौन से ऐसे मेजर टेस्ट्स हैं जो कि शादी से पहले करवा लेने चाहिए? बेसिकली मुआशरे की बुनियाद फैमिली पे है, दैट्स द बेसिक यूनिट। तो अगर फैमिली सेहतमंद होगी तो मुआशरा सेहतमंद होगा। बिल्कुल। इस सिलसिले में हर मुआशरे में जो प्रेवलेंट डिजीज़ हैं उनको स्क्रीन करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें कॉमन हैं सारी दुनिया में, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, हर एक एडल्ट को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। कोई भी एक्सीडेंट या इमरजेंसी हो सकती है जिसमें उसको ब्लड लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा फिर रीजनल मेजर इलनेसेस, जैसे हमारी मेजर इलनेस या बड़ी बीमारी थैलेसीमिया है। हमारी 5 से 8% आबादी को थैलेसीमिया माइनर है, जो कि माइनर जैसे नाम शो करता है, उसका पता नहीं चलता। मुझे और आपको भी हो सकती है जब तक हम स्क्रीन ना करा लें। अच्छा। और हर साल हमारे यहाँ 5000 थैलेसीमिया मेजर के बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि 2 माइनर आपस में शादी कर लेते हैं। तो वो जो थैलेसीमिया मेजर है, दैट्स अ मेजर चैलेंज। बिल्कुल ठीक है। ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंसी है, बगैर खून लगे उनकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ी होती है। माँ बाप भी आजमाइश में है, बच्चा भी आजमाइश में है। तो इसलिए द डिक्टम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल। वो यानी परहेज़ या तदारुक बेहतर है इलाज से, वो इससे बेहतर और किसी जगह पे फिट नहीं आता। सो टेस्ट्स हैं कि जिससे हम पता चला सकते हैं कि थैलेसीमिया माइनर है या नहीं जो कपल शादी कर रहा है। ठीक है, उसको हम थैलेसीमिया टेस्ट भी कहते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। अच्छा। वो ज़रा मुश्किल नाम है, तो थैलेसीमिया टेस्ट इज इजी वे। अच्छा, इसके अलावा कुछ इन्फेक्शस डिजीज़ या जिनको कहते हैं कि वबाई अमराज, मुतादिम अमराज जो एक से दूसरे को लगते हैं, तो वो एक ग्रुप है जिसको स्क्रीन कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ जो लीस्ट हैं वो जो करने चाहिए हेपेटाइटिस बी, सी और HIV के टेस्ट हैं। अच्छा। और दूसरे माशरों में इससे भी ज़्यादा लंबी लिस्ट है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की एक लंबी लिस्ट है जो स्क्रीन कर लेनी चाहिए, बिकॉज ये वो बीमारियां हैं जो एक पार्टनर से दूसरे को मुंतकिल होती हैं और अल्टीमेटली बच्चे को मुंतकिल होती है। बिल्कुल। और फिर एक और आजमाइश बन जाती है। सो वो जो शादी खुशी का बायस होती है वो अल्टीमेटली आजमाइश में ना एंड हो जाए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इनके अलावा कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिकली पेरेंट्स से ट्रांसफर हो सकती हैं बच्चे में, अगर दोनों पेरेंट्स में से कोई एक उसका कैरियर हो या दोनों हो? अगेन थैलेसीमिया के साथ एक लंबी लिस्ट बाकी ब्लड डिजीज़ की है, जिसमें सिकल सेल भी है, जिसमें हीमोग्लोबिन E भी है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है बीमारियों का जिसको इसी तरह स्क्रीन हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद फैमिली बेस्ड डिजीज़ हैं, किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं, पट्टों की कमज़ोरियाँ हैं, फैमिलियल ब्लाइंडनेस है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो फैमिलीज़ में ज़्यादा प्रेवलेंट है। उसके ऊपर फिर यह कि वो जनरल पॉपुलेशन पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो उस ख़ास फैमिली के जो लोग हैं उनको आपस में शादी करने से पहले स्क्रीन कर लें। ठीक है। और फैमिलीज़ को ये किस तरह समझाएं कि अब 2 लोगों की शादी हो रही है जिसकी आप तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए ये टेस्ट कराने ज़रूरी हैं, क्योंकि फैमिलीज़ नहीं समझती। वो कहती हैं कि तुम लोग बड़े साइंसी आए हो और डॉक्टर बन गए हो, अब तुम लोग अब एंड शादी का टाइम आया और तुम लोगों को टेस्टिंग की पड़ गई है। तो फैमिलीज़ को कैसे समझाएंगे? कोई मतलब हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली हमारे ये सारी चीज़ की डिपेंडेंसी एजुकेशन एंड अवेयरनेस पे, तालीम और आगाही से ही हम ये मैसेज आगे कन्वे कर सकते हैं कि ये आजमाइशें हैं मौरूसी बीमारियों की और इससे हम किस तरह बच सकते हैं। तो जब ये हम रूरल लेवल तक भी ये मैसेज पहुंचाएंगे ना, तब जाके ये प्रॉब्लम्स हल होंगी। और इसमें नेशनल लेवल पे ये कि
इतनी बड़ी लेजिस्लेशन तो नहीं हुई आज तक, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे काफ़ी प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू उन्होंने इनका एड्रेस किया है। सेहत सहूलत प्रोग्राम्स के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ KPK, गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, इन्होंने स्पॉन्सर करके ऐसे टेस्ट बहुत निचले प्राइस पे लोगों के लिए अवेलेबल किए हैं, जिसके ज़रिए लोग अपना स्क्रीनिंग करा सकते हैं और बच सकते हैं। तो ये इसकी कोई लॉज वगैरह मौजूद है पाकिस्तान में कि जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि जी ये टेस्ट होने ही हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्री मैरिटल स्क्रीनिंग जो है, जैसे सऊदी अरेबिया है, ईरान है, 2 मसलक हैं, उन दोनों में ये लेजिस्लेशन में आ चुकी है। अच्छा। सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रूलिंग है कि ये करें, और शादी से 3 से 6 माह पहले ये स्क्रीनिंग लाजमी है, करानी है। ठीक है। सो देन व्हेन इट बिकम्स लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज देयर, तो चीज़ें सब हल हो जाती हैं। हम भी कर सकते हैं, हम पीछे नहीं हैं, सिर्फ इसमें थोड़ी सी नीयत और प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द फंड्स है। बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ सूबों में तो पाकिस्तान में कुछ इलाकों में तो ये टेस्ट तो कम से कम थैलेसीमिया को तो एक तरह से कानून में हिस्सादारी दी हुई है कि आप रजिस्ट्रेशन और निकाहनामे का मामला आपका तब होगा जब आप थैलेसीमिया का टेस्ट उसके साथ लगवाएंगे। कुछ सूबों में तो है पाकिस्तान में भी। जी, चूँकि हेल्थ हैज़ बिकम अ प्रोविंशियल मैटर, बिल्कुल, तो चारों सूबों ने कुछ ना कुछ इसमें की है। और पंजाब का जो है थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम है, उसमें है, सिंध का भी है, KPK का भी है। मेरे अपने इदारे ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ KPK के साथ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में हमने उनको बहुत असिस्ट किया, रॉक बॉटम प्राइसेस पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल करके टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर रूरल एरियाज़ के हमारे लोग जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में आके अपना इलाज कराते हैं, तो उनको वही फैसिलिटीज़ दी जो इस्लामाबाद में बैठ कर हमें अवेलेबल है। तो चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब जिस तरह हमने थैलेसीमिया की बात की, जैसे आपने कहा कि भाई 2 माइनर हैं, वो अगर शादी करते हैं तो फिर जो औलाद पैदा होती है वो मेजर होने का उसमें ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि जिनके बारे में अगर हमें पता हो तो वो जो शादी जो है वो यूँ कहिए कि वो बिल्कुल बिग नो है, वो करनी नहीं चाहिए। मतलब किसी एक पार्टनर में भी वो बीमारी हो या दूसरे में भी हो, तो आपको पता चला है तो जी अब वो उसकी तरफ, शादी की तरफ नहीं जाना चाहिए, इट्स अ बिग नो। जो पहला मैं आपको थोड़ी सी करेक्शन कर लूँ, बिग नो नहीं है। अच्छा, ठीक है। स्टिल इफ दे वांट टू गेट मैरिड और वो सीरियस हैं एंड दे आर एजुकेटेड, तो वो शादी कर सकते हैं, लेकिन हर प्रेगनेंसी में फिर उनको प्रीनेटल टेस्टिंग करानी होगी। अच्छा। 10 से 12 हफ्ते की उसमें ये फिर DNA टेस्ट होता है, और उस DNA टेस्ट के जरिए मालूम किया जा सकता है कि आने वाले बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर अफेक्टेड है या नहीं है। 25% चांस इन एवरी प्रेगनेंसी, सही, ठीक है, वो होगा कि वो अफेक्टेड होगा। 50% चांस है कि वो माइनर ही होगा। ठीक है। 25% चांस बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी ये है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो। ठीक है। ठीक है। सो द चांस इज देयर, यू कैन नॉट से कि जी ना शादी करें, लेकिन यू कैन गाइड देम कि शादी कर लो, लेकिन ये जहन में रखो कि आगे की आजमाइश से बचना। सही। ठीक है। मतलब बेसिकली मतलब जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये था कि अगर आपने टेस्ट करवाया शादी से पहले, को ब्लड टेस्ट वगैरह ये जो सारे टेस्ट करवाए, तो कौन सी चीज़ ऐसी है या कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि उस रिपोर्ट में शो हो रही हो तो वो रेड फ्लैग रेज हो जाएगा? अब वो ये है कि अगर किसी फैमिली में कोई भी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रेजेंटेशन है डिजीज़ की, मल्टीपल मेंबर्स ऑफ द फैमिली अफेक्टेड हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, वो ऐसे है कि बच्चे पैदा होते हैं और वो मफलूज होना शुरू हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली दे एंड अप ऑन द बेड। अच्छा। सो माँ बाप के लिए बड़ी आजमाइश हो जाती है। जितना साइज बड़ा होता जाता है, माँ बाप बेचारे बूढ़े होते जाते हैं, उनके लिए और बड़ी आजमाइश बन जाती है। सो उस फैमिली के लिए उस मस्कुलर डिस्ट्रोफी का टेस्ट करा लेना मस्ट है कि कितने कजन्स ऐसे हैं जो कैरियर्स हैं। बिल्कुल साइलेंट कैरियर्स होंगे, लेकिन वो आगे शादी करेंगे तो अफेक्ट हो जाती है। बिल्कुल सही है जी। डॉक्टर आफ्ताब अहमद हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला और बड़ी अहम डिटेल्ड गुफ्तगू हुई हमारी कि प्री मैरिटल टेस्टिंग कितनी ज़रूरी है और किस तरह से इससे चीज़ें आगे आपके लिए बहुत आसानी से मैनेजेबल हो जाएंगी अगर आप वो करवाएंगे। और उसके बावजूद शादी से कोई इनकार नहीं कर रहा, शादी आपकी हो सकती है। कहीं अगर रेड फ्लैग जाहिर है उसके अंदर होंगी, उनका सबको आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा और वो चीज़ें फिर अल्लाह ताला के करम से वो मैनेजेबल हो जाएंगी आपके लिए। लेकिन टेस्टिंग ज़रूर कराइए। और इसी के साथ
आज के प्रोग्राम में आपसे लेंगे हम इजाजत लेने से पहले देखें कल ईद है और कल हमारा प्रोग्राम होगा सुबह को 9 बजे। आप सब ने ट्यून इन करना है। कह रहे हैं मतलब आपको शक है कि हम आपसे मोहब्बत नहीं करते? नहीं, वैसे रिमाइंडर दे रहा हूँ ऐसे। ईद पे वैसे मुझे ये शक नहीं है कि मुझको आवाम मोहब्बत कम करती है, मुझे ये शक है कि हम सोए रह जाते हैं। बहुत सारे सोए हुए होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि जरा नमाज के बाद रिश्तेदारों से मिलने वगैरह जाते हैं, शीर खुरमे खाने के लिए जाते हैं। तो शीर खुरमे का प्याला लेके टीवी के आगे बैठ जाना ना। शीर खुरमा हो अच्छा सा जबरदस्त सा, मुझे तो वैसे बड़ा पसंद है वो, तो बस वो हो। मुझे आजकल कोई शाही टुकड़े से जहन में ना आ रहे हैं सुबह से। अच्छा देखा अभी तो रोजा ही है। जिस पे वो लगा हुआ होता है वर्क चांदी के ना, आए हाय क्या खूबसूरत वो लगता है देखने में, बस बहुत ही हसीन लग रहा होता है वो टोस्ट का टुकड़ा। देखिए अभी तो रोज़ा है, आप इस चीज़ को अभी कंट्रोल में रखें अपने। अभी आप जो है वो इस तरह की ख्वाहिशात का इज़हार ना करें, अफ्तार तक इंतज़ार करना है आपको। और जैसे जैसे वो खाने की चीज़ें आपके सामने घूमना शुरू हो जाएंगी तो मसला होगा आपके लिए। मैं आपका खैर खा हूँ और मैं जो वो चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा कोई मामला ना हो। अफ्तार जो है वो मैं आज आपकी तरफ से करूँगा। पूरा रमज़ान गुजर गया है तो एक अफ्तार आप करवा दें मुझे। बाकी ईद पर आपसे मुलाकात होगी सुबह 9 बजे। हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त मेहमान होंगे। अब हमारा प्रोग्राम देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। आपको एडवांस ईद मुबारक और अल्लाह हाफिज़।